वापस से इफेक्टिवली एक बार देख लेते हैं हम लोग ने क्या क्या पढ़ा हुआ था, और उसके बाद हम लोग आज कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट। कल हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। सब नोट्स को जो है वो अपने सामने रखेंगे, जितना आप चीजों को विजिबली देखोगे, ओरली सुनोगे, उतना आपका जो ब्रेन है उसे रिटेन कर पाएगा, राइट। तो जब भी मैं रिवाइज करता हूं, ऑफन एक परसेप्शन हमारा रहता है कि भाई हमको सब याद ही है, तो उसमें सर को क्या सुनना। देखो कॉन्शियसली अभी तुम लोग को याद है, हम लोग को रिपीट इतना करना है कि सब कॉन्शियसली भी दिमाग में बैठ जाए, कि भाई पेपर वो फ्लो स्टेट पे चला जाए, कि क्वेश्चन देख रहे हो और आपको अंदर से ऐसे अचानक से लग रहा है कि यार समझ नहीं आ रहा, बट मेरा अपने आप आंसर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। दैट इज द पार्ट जहां पे आपका सब कॉन्शियस वर्क करता है, एंड इट इज ट्रू, राइट। ओके ठीक है ना। कल अपन ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 4 का नाम था स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, राइट। पहला, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू अस इन केस ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। इससे हम लोग को ये बात समझ में आती है कि सर 3 लेवल पे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, सेकंड इज बिजनेस लेवल, एंड थर्ड इज फंक्शनल लेवल। देखिए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी हम लोग को ये सिखाता है कि हम लोग को कौन से बिजनेसेस के अंदर होना चाहिए और कहां से एग्जिट कर लेना चाहिए, व्हाट बिजनेस शुड वी बी इन, और कहां से हम लोग को एग्जिट कर लेना चाहिए। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट डिसाइडिंग कि यार हम लोग का मेन विजन क्या होना चाहिए, कहां हम लोग पहुंचना चाहते हैं, राइट। बट एक बार कॉर्पोरेट लेवल वालों ने बता दिया कि सर आपका बिजनेस ये होना चाहिए, तो अब बिजनेस लेवल वाले का टास्क होगा कि उस बिजनेस के अंदर कंपीट कैसे करना है, उसको लेकर स्ट्रैटेजी बनाए। बिकॉज मान के चल लो कॉर्पोरेट वाले ने अगर चूज किया है कि मीडिया बिजनेस में होना चाहिए, तो इट इज नॉट दैट कि आप इकलौते मीडिया बिजनेस के अंदर हो, आपके अलावा और भी 4 जन हो सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई आपके एक डेडिकेटेड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी की टीम होनी चाहिए, जो एब्सोल्युटली क्या बना रही है, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज बना रही है। एंड उससे बाद एक बार बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी आपकी जनरली बन चुकी है, तो उसे इंप्लीमेंट करने का काम किसका बन जाता है, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। एक एक फंक्शन आपका उसे इंप्लीमेंट करने में लग जाएगा। एंड व्हेन आई से फंक्शन, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द डिपार्टमेंट्स, बी इट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बी इट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बी इट परचेज डिपार्टमेंट, एवरीवन विल वर्क ऑन द सेम डायरेक्शन, राइट। और हमने बोला था कि सर चैप्टर नंबर 4 इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के अंदर अगर हम बात करें तो ऐसे तो आती है हम लोग की 3 स्ट्रैटेजी, चौथे को अगर हम ना गिने तो। वैसे अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, और आखिरी वाले का नाम क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। और कल अपन ने एक पढ़ ली थी विच इज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। वेल स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का मतलब है कि हमारी जो कंपनी है, अब वो अलग अलग केसेस में आप स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में जा सकते हो। तो अगर कोई पूछेगा हमारे हिंट्स क्या क्या है, तो फर्स्ट आपका हिंट ऐसा हो सकता है कि आपने रिसेंटली अभी बहुत सारा पैसा खर्च किया हुआ है टुवर्ड्स योर एक्सपांशन, और अच्छा खासा एक्सपांड आपने कर लिया है। अब मुद्दा इसकी भाई इतनी सारी चीजें जो आपने अक्वायर की है, वो कहीं ना कहीं रिसोर्स के मामले में आपको अच्छा रिटर्न दे रही है या ना दे रही है, वहां पे आपका फोकस चल रहा है। मतलब कुछ नया हाथ में नहीं लेना, जो अपने हाथ में लेकर रखे हुए है उसी में हम लोग कैसे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं उसके बारे में फोकस करना, कैसे हमारे ऑपरेशन को एफिशिएंटली और अच्छा बना सकते हैं, कैसे छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स हो सकती है। दैट इज अबाउट स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। लोग बोलते हैं सर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी जो है उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो। हम बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बॉस। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी, इट इज अ डू समथिंग स्ट्रैटेजी। डू समथिंग स्ट्रैटेजी में बेसिकली सर फिर आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले मैं अपने आसपास नजर रख रहा हूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। क्या सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लाया है जिससे मुझ पर प्रभाव पड़ना चाहिए, क्या लीगली कोई ऐसा लॉ आया है, क्या कंपटीशन ने कुछ लाया है। ये सारी बातें हम लोग ऑब्जर्वेशन मोड पे देख रहे हैं, प्लस हम छोटे छोटे कॉस्ट में क्या कर रहे हैं, कटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि कैसे हम लोग रिटर्न ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, दैट इज मैक्सिमाइज कर सकते हैं ऑन द रिसोर्स विच इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड। या ऐसा हम बोल सकते हैं कि सर जिस प्रोडक्ट के अंदर हम डील कर रहे हैं ना, अब उसके अंदर कोई ग्रोथ रही नहीं है। क्यों सर, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पे पहुंच चुका है, मैच्योरिटी। इससे हमको ये समझ में आता है कि पीएलसी की 4 स्टेज हो सकती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन इज अ स्टेज जहां पे आपका प्रोडक्ट अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है और जनता को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। इनफैक्ट आप खूब खर्चा कर रहे हो ऐड के ऊपर ताकि वो अवेयरनेस आए, और प्लस आप हेफ्टी चार्ज करने की सोच रखे हो, बिकॉज आपको पता है दिस इज अ इनोवेशन जिसके लिए कस्टमर इनिशियली पे करेगा एज अ ट्रायल आउट।
और उसके बाद धीरे धीरे आप ग्रोथ फेज में एंटर होते हो, जहां पे आप जैसे कई कंपटीशन भी घुसते हैं और डिमांड बहुत अच्छी शूट अप करती है, और ये फेज आपका लंबा भी चल सकता है और छोटा भी हो सकता है। जब आपका मार्केट सैचुरेट हो गया, मतलब आपने सबको ही माल बेच दिया है या सबने अपने अपने कस्टमर्स पकड़ लिए, देन देयर इज अ स्टेज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी स्टेज। और उसके बाद अगर कोई बेहतर प्रोडक्ट ने आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर लिया है, तो ऐसे स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्लाइन स्टेज। तो अगर आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे आ चुका है, तो यू शुड ऑप्ट फॉर द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। इतना अपन ने कल देख लिया था। और एक बात अपन ने देखी थी, व्हाई स्टार्टअप डू नॉट एम फॉर द स्टेबिलिटी। यार स्टार्टअप के अंदर आपने अभी तो नई चीज लॉन्च की है, तो आपका तो वक्त आया है कि हम लोग कैसे फैल सके, उसमें आप सिमटने की बात करोगे तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए आपके स्टार्टअप तो कतई ही स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के टुवर्ड्स नहीं जाते। वीसीस का भी प्रेशर होता है कि भाई तेरे पे अपन ने इससे पैसे लगाए हैं तो बनाकर तो दे हम लोग को, तो वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है टू इन्वेस्ट। आई बात आपको समझ, राइट। अब मैंने आपको बोला था कि जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है ना वो सबसे बड़ी है, तो हम उसको थर्ड पॉइंट पे पिक करेंगे। अभी हम लोग जिसको पिक कर रहे हैं, इट इज योर रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। वेल, रीट्रेंच इज अ वर्ड, रीट्रेंचमेंट इज अ वर्ड जहां पे आप एक कदम पीछे थोड़ा सा हट रहे हो ताकि आप एक लंबी छलांग लगा सको। बेसिकली आपको पता है कि भाई अगर हम ऐसे ही वॉर लड़ते रहे तो हम लोग की सेना बचेगी नहीं। तो रीट्रेंचमेंट इज अ स्ट्रैटेजी जहां पे आपने अपनी सेना को वापस बुला लिया है और बोला है कि यार तैयार होके जाना पड़ेगा, ऐसे गए तो फिर बचेंगे ही नहीं। तो इसीलिए रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी का मेन पॉइंट जो है वो डिस्कशन में कब आता है, जब कंपनी में खतरनाक लॉसेस हो रहे हैं। आपके प्रोडक्ट के बारे में खाली बुराइयां ही बुराइयां मीडिया में सुनाई दे रही है कि एक ऐसी कंपनी जो इस वक्त ऐसा हुआ करती थी, आज उसके बारे में कस्टमर ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। ट्विटर के ऊपर कस्टमर्स आपको खाली क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट का आप बिल्कुल भी परचेजिंग मत करो। आप यहां पे देखोगे तो मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसा माहौल चल रहा है, बड़ा ही नेगेटिव वाला, एकदम बोलते हैं ना कि एंथुजियाज्म ही नहीं है। पूरे एम्प्लॉयज में ही एंथुजियाज्म नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी हारे हुए घोड़े पे पैसे लगा के रखे हुए हैं। सोचो ना यार, अगर सपोज हमारा प्रोडक्ट जिसके बारे में मार्केट के अंदर एकदम बुरी नॉइस चल रही है कि यार मार्केट के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपको पता है, आप सपोज उस कंपनी के एम्प्लॉय हो और आप अपने रिलेटिव से बात करते हो और रिलेटिव्स आपको क्या बोलता है पता है, क्या बेकार कंपनी में काम करता है, अभी उसके प्रोडक्ट के बारे में मैं सुन के आया हूं, बिल्कुल बेकार है। तो तुम में एनर्जी कैसी रहेगी, एकदम डाउन वाली रहेगी। तो एम्प्लॉय लेवल पे एकदम आपका मोटिवेशन क्या है, डाउन है। मोराल क्या है, डाउन है। मैनेजमेंट लेवल पे मोराल क्या है, डाउन है। और अब आपके सामने तीन ऑप्शन है। अगर मैं सपोज, मैं यहां पे ये तीन वर्ड्स आपको समझा रहा हूं और फिर एक बहुत अच्छी कहानी हम लोग सुनेंगे, और आप, एक रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर मैं आपको बिजनेस की स्टोरी सुना रहा हूं तो मैं बिल्कुल भी किसी एक टॉपिक के लिए नहीं सुना रहा हूं, ये वाली बात ठान लेना। आगे उसका रेफरेंस आएगा ही आएगा, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ऑडियंस आपको थोड़ा सा इवॉल्व करना जरूरी है ताकि हम बेहतर बेहतर एग्जाम्पल ले सके। तो इसीलिए अगर मैं लेट से कोई एग्जाम्पल ले रहा हूं इन अ स्टोरी फॉर्म, तो बिल्कुल भी वहां पे आके ऐसे जज नहीं करेगा कोई कि अरे इतनी सी बात के लिए इतना बोल दिया। बोले मैंने उतनी सी बात के लिए नहीं बोला, आगे आएगा और चार टॉपिक, तो उसके लिए मैंने बोला है। बट वो चार टॉपिक में जब आपको मैं ऐसा रेफरेंस दूंगा जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, तो फिर क्या सेंस बनेगा। तो इट्स बेटर कि एक स्टोरी के बेसिस पे चार टॉपिक हम लोग क्या करें, समझने की कोशिश करें, एंड फिर वो जब आएंगे तो वहां पे भी एग्जाम्पल तो डिस्कस करेंगे। द सब्जेक्ट इज फुल ऑफ एग्जाम्पल, और लिटरली मैं इंश्योर कर रहा हूं कि आपके लिए थियरी में इंटरेस्टिंग बनाऊं। दैट इज द माई रूल। आ रही है बात आपको समझ, तो मैं इसको जल्दी भी खत्म कर सकता हूं। किसी को अगर करनी है तो मेरे एक एक घंटे की रिवीजन वीडियो जाके देख ले, और 5 घंटे में आपका एसएम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट वो पेपर लाइक नहीं होगा। तो टू इंश्योर कि भाई पेपर लाइक हो जाए, आप आराम से चुपचाप सुनते रहोगे और उसका बहुत रिलेवेंस आगे आगे आएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है सबको। तो हम स्टोरी भी डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ हम तीन टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज टर्न अराउंड, सेकेंड वन इज डाइवेस्टमेंट, एंड थर्ड वन इज लिक्विडेशन। टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग डाइवेस्टमेंट के बारे में, राइट। व्हाट इज डाइवेस्टमेंट। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल लेट से कि हम यहां पे सपोज बात कर लेते हैं एचयूएल की। मान लीजिए एचयूएल का एक बिस्किट का डिवीजन है और एक आइसक्रीम का डिवीजन है, साथ ही साथ उनका एक फेयर एंड क्रीम बनाने का भी डिवीजन हो गया। लेट्स से कि भाई कॉस्मेटिक्स डिवीजन की हम बात कर लेते हैं।
अब यहां पे एचयूएल ये वाली बात समझ चुका है कि यार बिस्किट डिवीजन तो बहुत अच्छा चल रहा है, और ये जो आपके फेयर एंड लवली है या ग्लो एंड लवली है वो भी बहुत एकदम सही चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें आइसक्रीम डिवीजन की, तो यहां पे हम लोग के क्या हो रहे हैं, खतरनाक लॉसेस हो रहे हैं। तो अब मुद्दा है इसकी भाई, मैं एक कॉन्ग्लोमेरेट हूं, तुम लोग को पता है व्हाट इज कॉन्ग्लोमेरेट? यू आर अ कंपनी विच इज ऑपरेटिंग इन अ मल्टीपल बिजनेस सिनारियो। आपका खाली एक धंधा नहीं है, आपके बहुत सारे धंधे हैं। आ रही है बात आपको समझ? तो जब मेरे को लगता है कि यार मेरा आइसक्रीम धंधा अच्छे से नहीं चल रहा, तो आई हैव टू ऑप्शन। द ऑप्शन नंबर वन इज कि मैं उस आइसक्रीम धंधे को कैसे अच्छा चला सकता हूं, उसके बारे में मैं सोचूं, जिसे हम लोग बोलते हैं टर्न अराउंड करना। कि आपका आइसक्रीम डिवीजन अब तक किस में था, लॉसेस में था, और अचानक से आपको इसे क्या बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड। क्या ये वाली बात क्लियर है यहां पे? फिर दूसरा टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। देखो, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट इज अ वर्ड विच सेज दैट कि सर आपका आइसक्रीम डिवीजन आपसे नहीं चलेगा, इट इज नॉट योर कोर। ऐसा नहीं कि आपको चलाना नहीं आता, बट आपके प्लेट में इतना कुछ है कि इस चीज में जो स्पेसिफिक चाहिए वो आप नहीं कर सकते परफॉर्म। आपके सामने प्योरली वो कंपटीशन है जो खाली आइसक्रीम ही बेच रहा है। तो एक उनकी अवेयरनेस और आपकी अवेयरनेस में क्या होगा, रात दिन का फर्क होगा। मैं क्या बोलता हूं सर, आप आइसक्रीम डिवीजन को ना डाइवेस्ट कर दो। एंड व्हेन आई से डाइवेस्ट कर दो, मतलब किसी और को बेच दो। तो हम लोग का दूसरा टर्म निकल कर आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवेस्टमेंट। एंड लिक्विडेशन तो बहुत बड़ा टर्म है जो मुझे लगता नहीं कि एचयूएल के लिए वैलिड है, क्योंकि आइसक्रीम बेचने से क्या एचयूएल कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी क्या? द आंसर इज नो। तो लिक्विडेशन के हालात तो तब आते हैं जब तुम्हारा कोई भी धंधा नहीं चल रहा और बचाने को कुछ बचा ही नहीं है। तो आप वहां पे ऑप्शन क्या लेते हो कि कंपनी पूरी क्या कर देते हैं हम लोग, बंद कर देते हैं, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? तो टर्न अराउंड का मतलब क्या हो गया, बिजनेस को फिर से किस स्टेट पे लाना, प्रॉफिटेबल। डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, हमारे 4 बिजनेस में से अगर एक लॉस मेकिंग है तो आपने उसे क्या कर दिया, डाइवेस्ट कर दिया, मतलब बेच दिया या बंद कर दिया। एंड लिक्विडेशन का मतलब क्या हो गया, तुम्हारी कंपनी पे ही सवाल उठ गए और पूरी कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई। तुम मुझे बताओ, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन में से कहां पे आपकी बदनामी होती है? क्या दोनों ही जगह पे होती है या लिक्विडेशन के वक्त होती है? यार डाइवेस्टमेंट तो चलता रहता है ना। आज अगर मैं बोलूं मैं 5 प्रोडक्ट बेच रहा था, उसमें से एक नहीं चल रही है कैटेगरी, तो बंद करके कुछ और ला दिया, दैट इज नॉट अ बदनामी। लेकिन लिक्विडेशन एक ऐसी चीज हो गई जहां पे आपने हिम्मत ही हार ली है और आपने क्या बोल दिया है, मेरा कंपनी क्या हो चुका है, अब बंद हो चुका है। वहां पे आपकी बहुत ज्यादा क्या हो सकती है, बदनामी हो सकती है। और टर्न अराउंड के अंदर तो मुझे ऐसा लगता है, टर्न अराउंड इज अ स्टोरी विच आर द बेस्ट स्टोरीज टू टेल। मुझे लगता है कोई कंपनी अगर टर्न अराउंड करती है तो मतलब वो एक प्रोस्पेक्टिव मूवी की स्क्रिप्ट बन जाती है बकायदा। हमें भी वैसी ही स्टोरीज पसंद है जहां पे आदमी हार रहा होता है, हार रहा होता है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, एंड उसके बाद वो क्या करता है, कम बैक करता है। एंड स्टोरी में उतना ज्यादा मजा कब आएगा, जब आप हार ऐसा रहे थे कि आपके हजारों करोड़ के लॉसेस हो रहे थे, एंड उसके बाद आपका सीधा 1000 करोड़ में क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। और मैं तो बोलता हूं कि यार मजा भी तब आएगा जब फर्स्ट हाफ ऐसे ही चल रहा है कि 4 लोग आपको गाली देके जा रहे हैं, तुम्हारे एम्प्लॉय रो रहे हैं, मैनेजमेंट को सुसाइड करने का मन कर रहा है, हम बैंक्स को पैसा लौटा नहीं पा रहे, मीडिया में आपके बारे में बुरा 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 चल रहा है, और आपको लगता है कि यार बंद करना पड़ेगा। और फिर अचानक से एक आदमी बाकी बोलता है वी शुड गिव अ लास्ट ट्राई, और आप भी जनता की तरह हाँ यार एक लास्ट ट्राई मारना चाहिए, पॉपकॉर्न खा के अपने वापस आते हैं, ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दैट इज द स्टेज जहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि यार क्या मूवी थी। तो मुझे लगता है कि टर्न अराउंड स्टोरीज आर द बेस्ट स्टोरीज एज अ स्टूडेंट ऑल्सो यार। ये मैं ऐसे मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि जो पहला इंटर में पास हो गया उसके लिए सीए की जर्नी क्या ही जर्नी रही है। असल जर्नी तो नहीं नहीं सर, सर दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू टेल ऑल दीज थिंग्स। बट मैं ऐसे बोलूँ तो इंस्पायरिंग स्टोरीज तो मेरे हिसाब से वही होती है ना, पहली बार इंटर पास हो गए, आपका इंटरव्यू लेते हैं, बताइए आपने कैसे मेहनत की, हर बच्चा जैसे करता है वैसे मैंने किया। अच्छी स्टोरीज क्या हो गई, डिस्पाइट बीइंग फीलिंग सो मेनी टाइम्स, आपको हिम्मत हारने का मन नहीं किया क्या? एंड वो नहीं करता हूं मैं, सॉरी। बट मेरे हिसाब से स्टूडेंट जर्नी में तो भाई देखो, पहला अटेम्प्ट तो पहला अटेम्प्ट ही होता है, राइट? पहले प्यार की तरह, बाकियों को याद रहे ना रहे, बाकियों को अच्छा लगे या ना लगे, हमको तो अच्छा लगता है भाई, सीधी बात, ठीक है ना? बट अच्छी स्टोरी कौन सी होती है, टर्न अराउंड वाली। तो मैं ना एक आपको स्टोरी बताता हूँ। हर क्लास में मैं ऑफन डोमिनोज का ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, बट ये एग्जांपल आपके पूरे टॉपिक की थीम सेट कर देगा।
और वो रिसेंटली मैंने रिसर्च किया, इट इज स्पाइस जेट। किसकी बात कर रहा हूं मैं? क्या उड़ाती है? प्लेन, राइट। 2025 में भी स्पाइस जेट को लेकर ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो फिर से टर्न अराउंड करेगा। एंड अब जब टर्न अराउंड की बात आ रही है तो उसके आगे लिखा जा रहा है विल इट टर्न अराउंड 2.0। तो अभी वाली स्टोरी तो मैं नहीं बता रहा हूं, मैं आपको 2013 की स्टोरी बता रहा हूं। 2013 वाज अ ईयर जहां पे फ्यूल के प्राइसेस एविएशन में बढ़ रहे थे। वो पॉइंट ऑफ टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो उतना ज्यादा एविएशन फ्रेंडली नहीं था, और उस मामले में स्पाइस जेट वाज दैन एयरलाइन जिसने 2013 वाले बैलेंस शीट में 1,000 करोड़ के लॉसेस रिपोर्ट किए थे। उनका जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस था इट वाज 2,500 करोड़। मुझे लगता है कि सबको पता है व्हाट इज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव दिख रहा था, दो ब्रैकेट आप जब लगा देते हो तो बहुत कुछ बदल जाता है। तो उनके रिजर्व्स कितने दिख रहे थे? 2,500 नेगेटिव। एंड वहां पे न्यूज में ये चल रहा था कि भाई दिस इज द एयरलाइन जो जल्द क्या होने वाली है, बंद होने वाली है। मतलब इतना हद तक कि जहां पे सारे मीडिया हाउसेस सवाल उठा रहे थे, एम्प्लॉयज वेर वेरी कंसर्न कि भाई ये लोग कैसे हम लोग को पगार देंगे, क्योंकि उसके 4 साल पहले किंगफिशर जो है वो बंद हुआ था। एंड विजय माल्या वॉज अ पर्सन जिसने सबसे पहले खर्चा पता कहां बचाया था? एम्प्लॉयज की सैलरी को रोक कर। तो आपके सामने एग्जाम्पल भी 4 साल पहले वाला ही है कि विजय भाई ने बोला था कि भाई क्या करना चाहिए, पब में जाना चाहिए या एम्प्लॉयज को सैलरी देनी चाहिए? ही वॉज कि यार पब में जाना चाहिए, एम्प्लॉयज को तो सैलरी मिलता रहेगा यार। तो उसके कम से कम 6 से 8 महीने तक एम्प्लॉयज को क्या नहीं मिली थी? सैलरीज नहीं मिली थी। आ रही है बात आपको समझ? और आप टाइड अप हो जाते हो ना, 3 महीने तक अगर आपको सैलरी नहीं मिलती है तो आप चौथे महीने ये उम्मीद के साथ रुकते हो कि यार चौथे महीने का भी मिल जाएगा और 3 महीने का पैसा एक साथ आएगा। और यही बात 5वें महीने पे और ब्रॉड हो जाती है कि 4 महीने का पैसा क्या आएगा एक साथ, और अगर अभी मैं छोड़ के चला जाता हूं तो मतलब 4 महीने का पैसा गया। इस साइकोलॉजी के साथ स्पाइस जेट के एम्प्लॉयज होंगे कि यार हमारे साथ भी ये हालत तो नहीं हो रही है ना। एंड ऐसे टाइम पे एक पर्सन ऐसा था जिसको अपॉइंट किया गया था, वॉज वेरी वेरी फेमस टू टर्न अराउंड द कंपनीज। अब उसने 1 साल के अंदर अंदर 1,000 करोड़ के जो लॉस में कंपनी थी उसको प्रॉफिटेबल बना दिया था। एंड इट इज अ वेरी बिग टास्क। लोग सरप्राइज हो गए थे कि यार स्पाइस जेट अपने फाइनेंशियल्स में मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा। तो आप समझ लो वो 1 साल के अंदर क्या हुआ वो तो दुनिया को नहीं पता चला होगा उस 1 साल के दौरान, लेकिन धीरे 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 फिर पता चला होगा कि एग्जैक्टली हाउ दे अडॉप्टेड फॉर द टर्न अराउंड। तो मैंने फिर उनका जो है वो इंटरव्यू देखा कि एग्जैक्टली यार उन्होंने क्या किया था, और मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूं। 2013 में स्पाइस जेट वाज अ फ्लाइट जिसको कोई भी कस्टमर प्रेफर भी नहीं करता था। इंडिगो था, जेट एयरवेज था जो फर्स्ट 2 पे थे, और स्पाइस जेट लास्ट में था इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस ऑल्सो। और रही बात, देखो एयरलाइन इंडस्ट्री में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। नाउ केपीआई इज अ टॉपिक जो बाद में आएगा, बट मैं अभी बता रहा हूं क्या बोला मैंने, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट केपीआई होता है जिसको हम बोलते हैं ऑन टाइम, हमारी फ्लाइट कितने परसेंटेज ऑफ टाइम तक पहुंची है, मतलब कितने नंबर ऑफ इवेंट्स के अंदर वो क्या हुई है, लेट हुई है। सर ये क्यों हम लोग मेजर करते हैं? इंडियन रेलवेज में अगर हम मेजर करने गए तो हमारा केपीआई तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। मैंने देखा है 6-6 घंटे हमारी ट्रेन रुक जाती है, कई बार तो एक दिन भी लेट हो जाता है ऐसा कि नहीं यार अभी मन नहीं करा, आगे है ही नहीं तो। अरे भाई, बट स्पाइस जेट का उस टाइम पे पता है ऑन टाइम जो ट्रैक रिकॉर्ड है इट वाज लास्ट। वो लास्ट आते थे, मतलब इन द सेंस कि कभी वो टाइम पे नहीं पहुंचे, ऐसा हम बोल सकते हैं ऐसा। एंड ऑब्वियसली वाज फर्स्ट इंडिगो। तो एक तो ऑन टाइम उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, ऊपर से स्टाफ एकदम डिमोरलाइज्ड है। बहुत फर्क पड़ जाता है कि जब आप फ्लाइट के अंदर एंट्री करते हो तो आपकी जो स्टाफ है फ्लाइट की वो आपको किस तरीके से वेलकम करती है। क्योंकि इंडिया में हम लोग, तो मुस्कुरा क्या रहा है, थप्पड़ के मारूंगा मैं तेरे को। तेरे चक्कर में मैंने एयर हॉस्टेस से वर्ड क्या क्या बताया, स्टाफ, फिर भी तू रुका नहीं, ठीक है ना? स्टाफ मैंने बोला, ये आदमी, आई हैव बीन इनटू द फ्लाइट सर। तो आपके जो फ्लाइट के स्टाफ है वो किस तरीके से आपको वेलकम करती है, इट डज क्रिएट एन इम्पैक्ट, राइट? क्योंकि आप अतिथि देवो भव वाले कल्चर से आते हो, गेस्ट आर गॉड वाली बात है। तो आप जब फ्लाइट में बैठ रहे हो, देखो ट्रेन के अंदर आप कुछ कर नहीं सकते, क्यों? मोनोपोली है सर, क्या करेंगे हम, जाना पड़ेगा, उपाय नहीं है। वहां पे टॉयलेट कैसे भी हो, बांस आ रही तो आ रही है, हमको क्या है, सुगंध की तरह सूंघना और निकल लेना है। बट फ्लाइट में आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना। देयर इज इंडिगो जो बहुत अच्छा डिलीवर कर रही है, जेट एयरवेज तो बहुत अच्छा कर रही है, स्पाइस जेट में ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, फिर क्यों जाए हम स्पाइस जेट में?
और टाइम परफॉर्मेंस इज सो क्रूशियल फैक्टर फॉर अ वेरी सिंगल रीजन कि आप यहाँ पे ट्रेन की जगह पे फ्लाइट प्रेफर इसलिए करते हो बिकॉज वहां पे आपका टाइम बचता है, और कोई आदमी वहां पे भी आपका 1 घंटा लेट कर रहा है तो वो एक ऐसी ऑडियंस के लिए 1 घंटा लेट हो रहा है जिसको टाइम बचाना था। रेलवे में तो ऐसा होता भी नहीं है। हम सोचते हैं कि 4 घंटा पहले पहुंच के कर ही क्या लेते, इससे अच्छा बैठे हुए थे, धूप तो नहीं लग रही है। बट फ्लाइट में ऐसा होता है क्या? नहीं। एंड उसके बाद उनकी फ्लाइट्स खाली जा रही है, तेल ऐसा ही लग रहा है, मतलब आप समझ लो एब्सोल्युटली कैश क्या हो रहा है, लिटरल बर्न हो रहा है। तो जब वो पर्सन आए, राइट, वो पर्सन आते ही सबसे पहले क्या किया पता है? पूरी मैनेजमेंट टीम को इकट्ठा किए जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहे थे। देयर इज फ्लाइट उड़ाने वाला डिपार्टमेंट, देयर इज उसकी मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट, और ये सबको बोला कि मुझे बताओ कि आपके सारे डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस कैसी है। और हर डिपार्टमेंट का आदमी जो है वो बोल रहा था मेरे से अच्छा तो डिपार्टमेंट कोई चला ही नहीं रहा है और चला सकता भी नहीं है, तो ये लॉसेस मेरे कारण नहीं आ रहे। हर डिपार्टमेंट इस तरीके से बोल रहा है। तो उसने एक स्टेटमेंट मारा और सब थोड़े से ऐसे शॉक हो गए। द स्टेटमेंट वॉज कि अगर बोट में सब आगे जा रहे हैं तो हमारी बोट पीछे कैसे जा रही है? मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। और मुझे लगता है कि ये गड़बड़ का सुधार का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? फर्स्ट टू रियलाइज कि वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। वरना हर चीज आप इंडस्ट्री पे डाल दोगे, हर चीज गवर्नमेंट पे डाल दोगे तो कभी भी आप सुधर नहीं पाओगे। तो इट इज अ टाइम कि वी शुड इंट्रोस्पेक्ट और देखते हैं कि हम लोग कहां पे गलत हो रहे हैं। तो ये वाला एटीट्यूड जो है ना, वो एक बार के लिए अपने बदल देते हैं कि हम गलत हो नहीं रहे कहीं पे भी। एंड ही लिटरली वांटेड टू एंश्योर कि भाई वो 3 महीने के अंदर ना ये वाली बात रियलाइज हो कि यार वी आर डूइंग समथिंग जहां पे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और उसने बोला कि यार एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। तो उसने किस तरीके से मैसेज दिया थोड़ा सा मैं बताता हूं, और क्या क्या एक्शंस लिए उसके बारे में हम बात करते हैं, और वही हमारे प्रोस्पेक्टिव पॉइंटर्स बनेंगे एक्शन प्लान फॉर द टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज के अंदर। क्या ये बात क्लियर है सबको? सबसे पहले व्हाट ही डिड वाज, वो बोला कि यार जो आपके स्पाइस जेट की ऑफिस की बिल्डिंग है ना, उसके बाहर बहुत गंदगी है। वॉल्स आर, अपने को तो पता ही है भारतीय वॉल कैसी होती है, यहाँ थूकना मना है सर, इधर तो पहले थूकेंगे हम, वो बाकी नालिया वालिया। तो उसने बोला यार स्टाफ हर दिन अगर ये माहौल के साथ अगर अपने बिल्डिंग में एंटर होगा तो वो कैसे एंथुजियास्टिक रह सकता है। तो उसने एचआर टीम को बुलाया और बोला कि यार अपने यहाँ की वॉल ऐसी ही है, किसी ने कुछ किया नहीं क्या? बोला सर हम क्या करें उसमें, ये तो म्यूनसिपालिटी का काम है। बोला एक काम करते, पहले तो इस एटीट्यूड को बदलते हैं कि हम क्या करें, और मिनिमम व्हाट वी कैन डू इज कि म्यूनसिपैलिटी को हम बोले और थोड़ा सा हम इनिशिएटिव ले। तो उस दिन उन्होंने एक दिन में सारे दीवार को एकदम मस्त फ्रेश कलर करवा दिया, सारे के सारी गंदगी साफ करा दी। एंड अगले दिन स्टाफ एंटर हुआ तो इट वाज अ मैसेज कि जो नया मैनेजमेंट आया है वो भाई बदलाव ला रहा है और इसका फर्क हमें महसूस होगा जल्दी। उसके बाद उन्होंने सारे पायलट्स को बुलाया और बोला कि सारे पायलट्स जो है वो अब तक हायरार्की के अंदर कभी टॉप मैनेजमेंट के मुंह भी नहीं लगते होंगे, बट जितने भी पायलट्स जो है भले ही हायरार्की में 3rd लेवल पे आते हैं, 4th लेवल पे आते हैं, आई डोंट केयर, किसी भी दिन अगर हमारी फ्लाइट 1 मिनट से भी लेट हुई है ना, उस टाइम पे व्हाट्सएप नहीं चलता था, 1 मिनट से भी अगर फ्लाइट लेट हुई है ना तो आप पर्सनली मुझे टेक्स्ट करोगे विद द रीजन कि हमारी फ्लाइट्स क्यों लेट हुई। नाउ दैट क्रिएटेड द अकाउंटेबिलिटी। एंड ये लोगों को क्या लगा, जब भी ऐसे मेजर आते हैं ना, अब एक दिन बोलेगा फिर चुप हो जाएगा। दैट इज द एटीट्यूड जो एम्प्लॉयज का होता है। तो उसने ना अगले ही दिन एक बात ऐसी कर दी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये वाली बात फैल गई कि भाई वो नहीं चलेगा जो चलता आ रहा था। वो फ्लाइट पे ऐसे जा रहा था, स्पाइस जेट की फ्लाइट थी बैंगलोर के लिए, तो वहाँ पे क्या हो गया, फ्लाइट जो है वो 10 मिनट से लेट हो गई। तो उसने बुलाया वहाँ के जो स्टाफ ऑपरेटर और बोला कि क्यों फ्लाइट लेट है? बोला सर वो पायलट की कॉफ़ी पीनी रह गई थी ना, तो वो कॉफ़ी पी रहा है। तो बोला कहाँ पे है पायलट? वो गया पायलट के पास और बोला कि आप फ्लाइट उड़ने से पहले कॉफ़ी पी सकते थे, अभी आप फ्लाइट उड़ाइए और एक बार फ्लाइट ख़त्म होगी तो उसके बाद आके हमसे मिलोगे। एंड जब एक स्टाफ के साथ उसने ऐसा किया तो बाकी सारे स्टाफ ऑटोमेटिकली क्या हो गए रे, टाइट हो गए कि भाई अब से चलने वाला नहीं है। और उसने बहुत क्लियर मैसेज किया था कि अब से हमारा सबका एटीट्यूड क्या रहे पता है क्या? चलता है, चलने दो। वो एटीट्यूड को बदल के अब अपने को थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा एंड कस्टमर को दिखाना पड़ेगा कि स्पाइस जेट इज नॉट द स्पाइस जेट विच इट यूज टू बी बिफोर फ्यू ईयर्स। तो उन्होंने एक स्लोगन में चेंज लाया। मतलब पहला स्लोगन क्या था पता है? वी आर स्पाइस जेट। अभी उन्होंने स्लोगन क्या रख दिया? दीज आर द कल्चरल चेंजेस, जिसका टॉपिक चैप्टर नंबर 5 में आएगा। क्या बोलते हैं हम लोग? कल्चरल चेंजेस, कि हमारे जो आदतें हैं उनमें क्या आ रहा है? बदलाव आ रहा है।
वो बोले सिंपल सी बात है, जब तक फ्रंट लाइन मोटिवेटेड नहीं रहेगा कस्टमर को सर्व करने में, तब तक हम पीछे से कुछ भी कर ले उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये फ्रंट लाइन को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। तो सारे एम्प्लॉयज को बुलाया और एम्प्लॉयज को बोला लिटरली तुम कंपनी को बचाना चाहते हो क्या? बोले हाँ सर। बोला अब से एक ठान लेते, हम जो भी काम करेंगे एक स्लोगन रखते विद ऑल आवर हार्ट्स, हिंदी में दिल से करेंगे। कोई भी काम की अगर हम बात कर ले, राइट? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना, कि वो टाइम पे क्या होता था, हमको पता है चेक इन के काउंटर्स होते हैं बहुत सारे, तो आपको आना है और आके चेकिंग कराना है। तो वहां पे क्या होता था, काउंटर के पीछे बहुत सारा ना, वो टाइम पे पेपर वर्क के ऊपर ही सब कुछ चलता था, तो बहुत सारा पाइलअप होता था, कचरा होता था। तो उनसे पूछा गया कि भाई ये कचरा आप जो है वो ऐसे कैसे, बात जो काम का नहीं आ रहा वो फाड़ रहे हो, साइड में रख रहे हो? बोला है सर शाम को आता है वो साफ करने वाला, वो सब उठा के लेके जाता है। बोला तब तक ये ऐसे ही रहेगा, नहीं चलेगा आपसे, आपके बाजू में डस्टबिन रखो और उसके अंदर आप डालते रहो। एंड ही वॉज ऑफ अ बिलीवर कि डिस्पाइट बिंग मैं किसी भी लेवल पे हूँ, छोटे छोटे जगह पे मैं अगर पॉइंट आउट करूंगा तब जाके बड़ा बदलाव आएगा। एंड तब से सारी स्टाफ ने बोल दिया कि एक बार आदमी ने बोला है एक साल करो, तो विद ऑल आर आर्ट अपने करते हैं। तो हर स्पाइस जेट का जो स्टाफ है कस्टमर को एकदम वार्म वेलकम दे रहा है विद ऑल आर हार्ट। जब वो सर्व कर रहा है तो उसमें ऐसा नहीं कि भाई किसी ने चाय मांग ली और दे दी, एकदम तरीके से वो स्माइल के साथ क्या दे रहा है, चाय दे रहा है। स्माइल के साथ क्या दे रहा है, चाय दे रहा है। काउंटर पे अगर कोई ऑपरेटर है और कस्टमर लिटरली प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो अब ये चिढ़ नहीं रहा है, उल्टा बोल रहा है कि सर आप काम रहो, हम जितना मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं करेंगे। अरे छोटी छोटी जगह पे तो आपके जेस्चर्स दिखते हैं और सामने वाला इस बात को क्या करता है, फील करता है, वाइब को क्या करता है, फील करता है। फिर उन्होंने ये ऑपरेशनल चेंजेस भी लाए कि जैसे फ्लाइट जो है वो बहुत बड़ी उठाते थे, तो उसमें क्या होता था, वो लोग लॉन्गर रूट्स यूज करते थे। तो उससे क्या हो रहा है, फ्लाइट ऑक्यूपाई भी नहीं हो रही है और लंबे समय तक वो एक ही रूट पे इन्वॉल्व रह रही है। तो उसने बोल दिया फ्लाइटें थोड़ी सी जो छोटी वाली है वो रखते हैं और बड़ी वाली क्या कर देते हैं, अपने वापस कर देते हैं, क्योंकि लीज पे लेके रखी हुई थी। एंड शॉर्टर रूट कर दिया ताकि एक ही फ्लाइट अपने दिन में 2-3 बार क्या कर सके, उसे यूज कर सके। तो इस तरीके से ऑपरेशनल लेवल पे क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए। अच्छे मेन्यू को इनकॉर्पोरेट कर दिया, थोड़ा सा अच्छा म्यूजिक सिस्टम जो है वो फ्लाइट के अंदर कर दिया, लेग रूम थोड़ा सा देने लग गए। ये सब ऑपरेशनल लेवल के चेंजेस है, हर छोटी छोटी बात पे ध्यान देने लग गए। बट कस्टमर तो यार वो पुराना 10 साल का एटीट्यूड लिए बैठे हुए ना कि स्पाइस जेट क्या है, बेकार है। अब तू बता भाई, कस्टमर को तो 10 साल लग जाएगा ना ये बात का एहसास करने में कि स्पाइस जेट बदल गया है। क्यों ऐसा पता है? क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंट कस्टमर हर दिन ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो पहले साल जितने भी कस्टमर ट्रैवल करे उसमें से शायद वो एक बार स्पाइस जेट की फ्लाइट ले रहे होंगे। क्या एक एक्सपीरियंस से बदलाव आ जाता है? इतने खराब एक्सपीरियंस को ओवरकम एक एक्सपीरियंस कर सकता है क्या? द आंसर इज नो सर। तो उन्होंने बोला यार जनता को एक मैसेज देना पड़ेगा कि हम बदल गए हैं विद ऑल आर हार्ट्स। तो ना होली आ रही थी मार्च में, तो वहां पे स्टाफ मार्केटिंग टीम बैठी हुई थी, कैबिन क्रू बैठा हुआ था, और उसने पूछा बताओ क्या ऐसा कुछ करे जहां पे जनता को मैसेज जाए कि भाई अपने लिटरली जो है वो अब जनता के बारे में सोचना चालू कर दिए, नाउ वी आर कस्टमर फोकस्ड एब्सोल्युटली बेटर देन ऑल अदर्स। तो उसमें से बहुत जन ने जो है वो सजेशन दिए। तो एक स्टाफ ने क्या सजेशन दिया पता है? सर अपने काम करते हैं, एयरपोर्ट के बाहर ना डांस करते हैं। बोले ये क्या बात कर रहे हैं? बोले सर हाँ एयरपोर्ट के बाहर डांस करते हैं। बोले किस गाने पे बेटा? बलम पिचकारी। तो बाकी स्टाफ बोले पागल हो गया ये, सर पिचकारी इस पे अभी छोड़ने वाले हैं। क्योंकि सर का थोड़ा सा क्या था, एटीट्यूड वैसा था। लेकिन सर ने बोला एब्सोल्युटली गुड, करना चाहिए ऐसा कुछ। तो बोला कि फिर सर एयरपोर्ट के बाहर क्यों करे, कर ही रहे तो फ्लाइट के अंदर करते हैं ना। बोला एब्सोल्युटली गुड, कर लेना चाहिए ऐसा। तीसरा बोला सर आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? बोला मजाक नहीं, अभी के अभी कोई अच्छा कोरियोग्राफर है क्या बताओ? एक जन ने बोला मेरे पहचान का है। ठीक है भाई, 8 ऐसे जन रहेंगे जो एडिशनल क्रू से आएंगे, वो फ्लाइट के जो क्रू है वो तो बैठे ही रहेंगे, उनसे नहीं करवाना भाई। फ्लाइट अगर पायलट उड़ा रहा है ऑटोमेटिक मोड पे और बलम पिचकारी कर रहा है तो कितना गंदा लगेगा भाई। कस्टमर बोल रहा है फ्लाइट क्यों नहीं उड़ा रहा, बलम पिच का। अरे दिस इज नॉट अ गुड एटीट्यूड, राइट? तो फिर बोला सर एब्सोल्युटली वो क्रू को आप मत छेड़ो, नहीं तो फिर अपने डीजीसीए में अलग बात के लिए न्यूज़ पे आएंगे ऐसा, राइट? तो उसने बोला नई क्रू हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे फॉर 8 फ्लाइट्स जो हमारी मोस्ट रिकरिंग फ्लाइट्स है, और वो फ्लाइट के चलते बीच में हम लोग क्या करेंगे, गाना प्ले करेंगे टू विश देम हैप्पी होली।
दैट वाज द पर्पस, क्योंकि होली आ रही थी. इट इज नॉट कि हम अच्छा डांस करते हैं वो दिखाना. इट इज अबाउट कि सर होली की वाइब आपके सामने लानी है. तो कलरफुल ड्रेसेस के अंदर सबने सीखा और लिटरली बलम पिचकारी वाला डांस जो है वो फ्लाइट के अंदर किया. एंड दीज आर द टाइप ऑफ मार्केटिंग जो हमें सोचनी चाहिए. हम ऑफन क्या रहते हैं पता है, बड़ा ही ऐसा थोड़ा सा रहता है ना कि मैं ऐड क्या ऐसा दिखाऊं कि लोगों को अच्छा लगेगा. मैं तो क्या बोलता हूं, तुम काम ऐसा कुछ करो कि वो अपने आप में ही ऐड बन जाए. तो जब फ्लाइट के अंदर जो है ऐसे डांस हुआ तो एवरी वन हैव रिकॉर्डेड दिस वीडियो, क्योंकि ये सडन था ना. इंडिगो में तो नहीं हो रहा था, जेट एयरवेज में भी नहीं हो रहा था, इधर मस्त चल रहा है बलम पिचकारी. उनके पास दो चॉइस थे, एक था वो रंग बरसे, बोला नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, बलम पिचकारी इज गुड, उसमें स्टेप्स अच्छे आएंगे. तो बोला सारे लोगों ने जो वीडियोस रिपोर्ट किया, सॉरी वीडियोस रिकॉर्ड किया, इट वाज शेयर्ड विद द मीडिया. एंड हर तरफ एक ही चीज चल रही है कि स्पाइस जेट के अंदर क्या हुआ है, होली का डांस हुआ है. तो कई कस्टमर फोमो में जो आते हैं ना, अरे हमको देखने नहीं मिला, भाई अपने फ्लाइट बुक कर रहे, किसकी की हुई है, अभी तक की नहीं हुई है, स्पाइस जेट की करते, क्या पता अपने को क्या मिल जाए, डांस देखने मिल जाए. नाउ दैट इज द थिंग जो स्पाइस जेट ने बताया कि नाउ समथिंग वी आर डूइंग विच इज एब्सोल्युटली इनोवेटिव और आपके टुवर्ड्स फोकस्ड है. और फिर उसके बाद क्या हो गया, इंटरनेट हालांकि दो मुद्दों में बट गया था. ऐसा कुछ बहुत इसे अच्छा जेस्चर मान रहे थे, कुछ बोल रहे थे भाई फ्लाइट के अंदर डांस कर रहे हो तो फ्लाइट की ग्रेविटी खराब हो जाती है, तो उसके चक्कर में आपकी फ्लाइट क्या लिटरल है, हंसो मत, फ्लाइट की ग्रेविटी खराब हो जाती है, तो उसके चक्कर में अगर आपकी फ्लाइट में कुछ हो जाता तो वो तो मुझे लगता है कुछ भी आप अच्छा करोगे तो दो पार्ट्स में क्या चीजें डिवाइडेड ही होगी. आ रही है बात आपको समझ, राइट? कुछ क्रिटिसाइज करने वाले रहेंगे और कुछ सपोर्ट करने वाले. बट उसने मैसेज दे दिया था कि हम कस्टमर फोकस्ड हो चुके हैं और हमने अपने ऑपरेशंस को काफी हद तक सुधार दिया है, आइए और ट्राई कीजिए. एंड फ्री पब्लिसिटी हुई. तो पता है जिसने इस आदमी को हायर किया था ना, उसके ऊपर एक टॉप मैनेजमेंट वाला आदमी बैठा हुआ था, जो उसका क्या हो गया, मेन ओनर हो गया. उसने फोन लगाया, क्योंकि इसने क्या बोला था पता है क्या, मैं कुछ भी करूंगा ना तो तुम बीच में चूचा नहीं करोगे, पूरा फ्री हैंड मेरे को दो. और इसने दे दिया था फ्री हैंड. तो अगले को खबर मिली मीडिया के अंदर कि भाई ये क्या हो रहा है, अपने फ्लाइट के अंदर डांस हो रहा है. तो उसने ऐसे फ़ोन लगा के पूछा कि भाई तू फ्लाइट में डांस करवाया. बोला हाँ सर. बोला और करवा. बोला सर अरे यार अपने वो 2 महीनों की जो सेल है ना, इट शॉर्टेड वेरी अप, तो मुझे लगता है और फ्रीक्वेंटली अपने को ऐसी चीज़ें क्या करनी चाहिए, प्लान करनी चाहिए. नाउ दैट इज द लेवल ऑफ एनर्जी जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डालनी पड़ती है ताकि आप किससे बाहर आ जाओ, टर्न अराउंड से बाहर आ जाओ. बिकॉज टर्न अराउंड की बात तब आई है जब कंपनी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और ऐसी जगह से आपको बाहर आना है जब एवरीवन इज क्रिटिसाइजिंग. तो तुम खाली कैश फ्लो अरेंज करके ये काम नहीं कर सकते, तुम खाली प्रोडक्ट को सुधार के ये काम नहीं कर सकते, तुम्हें एम्प्लॉइज के माइंडसेट के अंदर बहुत बड़ा क्या लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा. एंड अभी जब वापस से बात आ रही है कि स्पाइस जेट तो फिर से लॉसेस के अंदर आ गया, तो क्या वो अब बंद हो जाएगा, और वो उसी पुराने 2014 वाली बात को दोहरा रहे हैं कि वी आर नॉट द कंपनी जो गिव अप कर दे. अगर किसी को लगता है तो 10 साल पहले देख ले हमने गिव अप किया था कि नहीं किया था, वी विल कम बैक. नाउ दैट इज द टर्न अराउंड स्टोरी जो कहीं ना कहीं आपको बताता है कि जब आपकी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो हम लोग को किस तरीके से उसे वापस उठाना चाहिए. और इसीलिए टर्न अराउंड के अंदर ना आपको ऐसा एक्शन प्लान देके रखा हुआ है विच इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम. अगर टर्न अराउंड के ऊपर क्वेश्चन आया है तो मान लो कि भाई एक्शन प्लान वो लोग आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे. एंड यहां पे ये एक्शन प्लान क्या हो गया रे, 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है कि ये 5 स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि आप किससे बाहर आ जाओ, लॉसेस से बाहर आ जाओ. किस में आ जाओ, प्रॉफिट्स में आ जाओ. ये बोल रही है लॉसेस में आ जाओ, लॉसेस से किस में आ जाओ, प्रॉफिट्स में आ जाओ. तो ये पहले 5 स्टेज का ना हेडिंग देखो और तुम बताना ये स्टोरी से आपने कौन से ऐसे पॉइंटर्स है. अब लिंक करने का काम तुम्हारा है, मैंने बहुत सारी बातें दे दी. इट इज लाइक मैंने कॉलम ए आपको बता दिया कि क्या क्या हम लिख सकते हैं, बट अब तुम लोग को कॉलम बी के साथ मैच करना है कि सर आपने ये जो बात की थी ना वो यहाँ पे फिट हो रही है, ये जो बात की थी ना वो यहाँ पे फिट हो रही है. दैट इज माई होल टास्क कि एक स्टोरी दे दी है, चलो अपने देखते हैं कि सारी चीजें फिट हो रही है कि नहीं हो रही है. पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम. अभी क्या गलत चल रहा है, अगर मैं ये असेस नहीं करूंगा तो कुछ भी चेंज ला सकता हूं क्या, नहीं. तो इसीलिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेप इज टू असेस द करंट प्रॉब्लम्स एंड गेट टू द रूट कॉज एंड द एक्सटेंट ऑफ डैमेज द प्रॉब्लम हैज कॉज्ड. वंस द प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाइड, हमारी पूरी एनर्जी, हमारा पूरा रिसोर्सेस उस एरिया में क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि कैसे हम उस इमीडिएट इशू को करेक्ट और रिपेयर कर सकते हैं. जैसे हमारी फर्स्ट करंट प्रॉब्लम ये थी
कि हम लोग यहाँ पे फ्लाइट में क्या हो रहे थे, लेट हो रहे थे। तो हम एग्जाम्पल के फॉर्म में इनफैक्ट लिखेंगे भी ऐसा, क्योंकि आपको एग्जाम्पल ही टॉपिक्स को कनेक्ट करके याद करने में हेल्प करता है। तो हमारी फ्लाइट्स क्या हो रही थी, लेट हो रही थी, राइट। दूसरा, हमारी जो फ्लाइट्स है ऑपरेशनली अगर हम बात करें, तो वो सारी के सारी फ्लाइट किस ड्यूरेशन के लिए बनी हुई थी, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, और इसीलिए आप ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। हम लिखेंगे इनइफेक्टिव यूटिलाइजेशन, इनइफेक्टिव यूटिलाइजेशन। फिर उसके बाद तीसरा जो हमें बुरा था, इट वाज कस्टमर सर्विस, और वो भी किस साइड से, बैक एंड से या फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड, जो हमारे कस्टमर को डायरेक्टली सर्व करते हैं या उनके साथ बातें करते हैं, द फ्रंट एंड वाज वेरी बैड। कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस जो है वो हम लोग एकदम बुरा दे रहे थे। एंड उसके बाद जो हमारा फोर्थ वाला पॉइंट आ गया, इट इज, फोर्थ वाला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे बताओ। बहुत सही बात है कि हम लोग के एम्प्लॉयज का जो मोराल था, वो कौन सा एटीट्यूड था पता है, चलता है। मतलब हम अपनी गलती को इतना ज्यादा एक्सेप्ट कर चुके थे कि हमको लग रहा था वही सही हो रहा है, गलत कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये चार ऐसे की करंट प्रॉब्लम है जो हमारे इस आदमी ने क्या किए थे, आइडेंटिफाई किए थे। डेफिनेटली फाइनेंशियली हम लोग वीक चल रहे होंगे, कैश क्रंच भी था, इट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम, राइट, कि उतने सारे अपने लॉस हो रहे थे। तो फिफ्थ प्रॉब्लम क्या चल रही थी हमारी, कैश क्रंच, कैश फ्लो बहुत ही कम हाथ में था, राइट। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट विच ही डिड इज असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स। क्या ये वाली बात क्लियर है एकदम अच्छे से, सबने लिख लिया ये 5 पॉइंट, राइट। उसके बाद यहां पे सेकंड स्टेज क्या देके रखा है, एनालाइज द सिचुएशन, और हम क्या डेवलप करेंगे, एक स्ट्रैटेजिक प्लान। जैसे हमारे इस आदमी ने ये चारों प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कुछ प्लान बनाए थे, बट यहां पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर यू मेक एनी मेजर चेंज, पहले आप देखो कि वो चेंज लाकर बिजनेस सर्वाइव तो हो जाएगा ना। मतलब आप एक अंधेरे टनल में चल रहे हो, आपने अगर ये सोच लिया कि ये अंधेरा ही रहने वाला है, तो बचा के क्या मतलब है, बंद कर दो। तो एट द एंड ऑफ द टनल हम लोग को क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे लाइट दिखना चाहिए। आ रही है बात आपको समझ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हम लोग का बिजनेस जो है वो सर्वाइव करेगा ना, आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी एंड डेवलप अ प्रीलिमिनरी एक्शन प्लान। की वर्ड हो गया जो हम लोग को मेंशन करना ही है, कि हम एक प्रीलिमिनरी एक्शन प्लान, ये एग्जैक्ट फुल्ली वाला नहीं है, ये बनाएंगे हम लोग एक और एक्शन प्लान, बट एक बेस अपने बना रहे हैं। फॉर दिस वन शुड लुक फॉर वायबल कोर बिजनेस। जैसे तुम बेमतलब के कोई और बिजनेसेस में तो एंटर नहीं हो रहे हो, आप अपने कोर बिजनेस पे ध्यान दो। इट इज लाइक डोमिनोज का कोर बिजनेस हो गया पिज्जा और गार्लिक ब्रेड, और वो बैठकर आपको अलग अलग भतेरी वैरायटी बेच रहा है, तो उसका सबसे पहला टास्क क्या होगा, भाई वो भतेरी वैरायटी बंद कर दे। आ रही है बात आपको समझ, काम को थोड़ा क्या कर, सिंप्लीफाई कर। तो इसीलिए कोर बिजनेस हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। और ब्रिज फाइनेंसिंग, ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब है अरेंजिंग इमीडिएट कैश फ्लोज। लिखो यहां पे, ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब है अरेंजिंग इमीडिएट कैश फ्लोज। हालत इतनी टाइट है कि हमको देखना चाहिए कि एक बार के लिए शॉर्ट टर्म पैसा कहां से मिल सकता है, बाद में भले हम लोग आईपीओ वगैरह लाकर लौटा देंगे, बड़ा लोन लेकर लौटा देंगे, बट ऐसी हालत में जहां पे कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, फ्रॉम वेयर वी कैन जुगाड़ द मनी। हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारे वीकनेसेस क्या है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। वंस द मेजर प्रॉब्लम एंड द अपॉर्चुनिटीज आर आइडेंटिफाइड, हम एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएंगे विद द स्पेसिफिक गोल्स एंड डिटेल्ड फंक्शनल एक्शंस। चलो हमारे प्लान के अंदर क्या क्या पॉइंटर्स थे। सबसे पहले एक जो चीज कर ली थी, विच वॉज अकाउंटेबिलिटी को लेकर। कौन सी चीज को लेकर अकाउंटेबिलिटी ले ली है आपको, ऑन टाइम परफॉर्मेंस को लेकर। और हमने कैसे इंश्योर किया था जरा बताओ। सर जो है वो किस पे बात करेंगे, डीएम पे बात करेंगे अगर आपकी फ्लाइट क्या हो रही है, लेट हो रही है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। फिर अपन ने फ्लाइट के रूट्स में क्या कर लिया था, चेंजेस कर लिया था। तो सेकेंड वॉज फ्लाइट के रूट्स में चेंजेस करना। जो अपने एकदम चलने वाले रूट है उस पे अपन ने फोकस किया, शॉर्टर रूट्स पे, ताकि हम लोग फ्लाइट को क्या कर सके, कम यूज कर सके या ज्यादा यूज कर सके, ज्यादा। एंड मोराल जो है उसको अप करने के लिए अपन ने क्या लाया, कुछ मेजर लाए, मेजर्स लाए टू बूस्ट व्हाट, मोराल। प्लस कुछ इन्वेस्टर अपन ने ढूंढे थे उस वक्त जिसको एयरलाइन में पैसे लगाने थे,
मतलब उस वक्त तो राकेश झुंझुनवाला भी ऐसे थे जो देख रहे थे कि यार इसमें डालते हैं पैसा, बट उसके अलावा कोई और आपको इन्वेस्टर मिल गए थे, मतलब ब्रिज फाइनेंसिंग आपका जुगाड़ हो गया था कि एक बार के लिए तो भाई पैसे आ गए, तो लोगों में भी थोड़ी सी राहत आ गई थी। आ रही है बात आपको समझ यहाँ पे? यस। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, ये स्ट्रैटेजिक प्लान तो हम लोग को क्या एक दिन में बाहर ला देगा या टाइम लगाएगा? टाइम लगाएगा। तो अपने को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या लाना पड़ेगा? एक इमरजेंसी एक्शन प्लान लाना पड़ेगा, जिससे हाथों हाथ हम ये बुरी सिचुएशन से बाहर आए। अब उसमें क्या क्या हो सकता है? मतलब उन्होंने क्या किया था पता है? इमरजेंसी एक्शन प्लान के अंदर कम से कम 20 से 22 जो मैनेजमेंट के अंदर ऐसे आदमी थे जिनको एटीट्यूड बदलना नहीं था, उन्हें रिमूव कर दिया था। क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि आज इस हालत में हम फंसे हुए, तो ये मैनेजमेंट की एटीट्यूड के कारण ही फंसे हुए। एक तो इनका काम भी कुछ खास है नहीं, एंड अलोंग विद दैट ये लोग हमारी जो नई बातें उनको क्रिटिसाइज करते आ रहे, तो इनको निकालो। दीज आर द पर्सन जो कभी हम लोग को कल्चरल चेंज लाने नहीं देंगे। तो ये इमरजेंसी एक्शन प्लान का बात हो गया। मोराल को बूस्ट करते करते काफी समय लग जाएगा, बट हाथों हाथ अपने क्या करेंगे? एक स्लोगन के साथ सारे काम को करने की कोशिश करेंगे। एंड हमारा स्लोगन क्या था? विद ऑल आवर हार्ट। सारा काम जो है वो एकदम दिल लगा के हम करेंगे। एंड उसके अलावा एक्शन प्लान के अंदर अपन ने एक यहां पे कस्टमर को बताने के लिए कि हम बदल चुके हैं, एज सच क्या करने लग गए थे? बोल्ड स्टेप्स लेने लग गए थे। बोल्ड स्टेप्स टू गिव मैसेज कि हम सेम है या वी आर चेंजिंग? वी आर चेंजिंग। और यहां पे आप लिख सकते हो होली डांस, राइट? यहां पे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल होली डांस। ये कुछ हमारे इमरजेंसी एक्शन प्लान वाले स्टेजेस हो गए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे। लिखा हुआ है कि इफ ऑर्गेनाइजेशन इज इन क्रिटिकल स्टेज, जहां पे डूब सकता है, एन अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान मस्ट बी डेवलप, ताकि हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन क्या करना बंद करे? ब्लीड करना। ब्लीड करना मतलब लॉसेस। लॉसेस जो है वो क्या करे? हम लोग कम करे। कब बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज ब्लीडिंग? जब अपने बहुत सारे क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे, खर्च ज्यादा रहे और आ कुछ नहीं रहा। तो कैसे हाथों हाथ हम अपनी कंपनी को बचा सकते हैं? अब इस प्लान में क्या क्या आ जाता है उसके एग्जाम्पल आपको दिए हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेस में क्या बदलाव लाया जा सकता है? फाइनेंशियली कहां से पैसे जुगाड़े जा सकते हैं? मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? कैसे हम अपने डेट्स को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं? ये वाले वर्ड को आप हाईलाइट कर लो। डेट्स को रीस्ट्रक्चर करना मतलब जो हमारे लेंडर्स है, लेंडर्स कौन होते हैं? जिन्होंने हम लोग को लोन दिया है। जो लेंडर्स है उनके साथ क्या करना? नेगोशिएट करना। किस बात को लेकर? कि पैसा थोड़े टाइम बाद दूंगा। उसे हम बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग द डेट। पैसे थोड़े टाइम बाद देंगे। राइट? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रीस्ट्रक्चरिंग द डेट। क्या करते हैं बैंक वाले ऐसा? आप जब बात करने जाओगे कि सर थोड़ा सा टाइम दो हम लोग को पैसा चुकाने के लिए, क्या वो हमारी सुनते हैं? क्या? सुनना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव अ चॉइस। या तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, या एक उम्मीद दिख रही है कि भाई हाथ में आ सकता है, तो हमेशा मौका देते हैं। कई बार हम लोन ले लेते हैं ना, तो हम लोग को मन क्या करता है कि यार अब तो सामने वाले को चुकाना ही पड़ेगा। बट आप समझो, जिसने पैसे लिए हैं वो उतना प्रेशर में नहीं है। प्रेशर में ज्यादा कौन है? जिसने पैसे दिए हैं। तो व्हेन यू गो फॉर द नेगोशिएशन, तो अगला बात करता है और वो सुनता है। उसको सिंपल सा बोल देने का कि भाई मैं चुका नहीं पाऊंगा। इंडिया में अच्छी बात क्या है? पैसे ना चुकाओ तो आप क्रिमिनल लॉ में नहीं आते, सिविल लॉ में आते हो। तो आपको जेल तो नहीं हो सकती है, तो मैक्सिमम आपका रास्ता क्या पता है? वी कैन बी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट माने दिवाला निकल गया। तो जिस आदमी को इज्जत प्यारी नहीं है, उसके लिए ये वाली बात कोई खास है भी नहीं। तो इसलिए अगले को ज्यादा प्रेशर है कि भाई कैसे मैं निकलवाऊं पैसे। आ रही है बात आपको समझ? तो ऑलवेज यू हैव ओपननेस फॉर द नेगोशिएशन, फॉर रीस्ट्रक्चरिंग व्हाट? आर डेट्स। फिर वर्किंग कैपिटल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? करंट एसेट कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि कैश फ्लो आना चालू हो जाए? जैसे एडवांस में टिकट बेचना चालू कर दिया, राइट? बजट कैसे बेटर कर सकते हैं, राइट? लिखा हुआ है प्रून प्रोडक्ट लाइन। प्रून प्रोडक्ट लाइन का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट जो नहीं चल रहे उन्हें बंद कर देना। जैसे हम लोग ने बड़ी बड़ी फ्लाइट्स बंद कर दी थी बिकॉज वो खास ऑक्यूपाई नहीं हो पा रही थी। एंड जो हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट्स है उसको क्या करना? थोड़ा सा
एक्सेलरेट करना, जो प्रोडक्ट नहीं चल रहे उनको बंद कर दिया, एंड जो हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट्स है उन्हें क्या कर दिया अपन ने, एक्सेलरेट कर दिया। कुल मिलाकर हमारा पूरा एम क्या है, कितना जल्दी हम लोग अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो को क्या कर सके, पॉजिटिव कर सके, ताकि टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के लायक तो बचे। अगर ज्यादा टाइम तक हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं हुआ तो क्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। ये वाली बात क्लियर है एकदम। तो शॉर्ट टर्म में बचने की बात चल रही है। उसके बाद चौथा यहां पे क्या हो गया, रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेसेस। यहां पे क्या लिखा हुआ है, द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द कंपनीज कोर बिजनेस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। अगर हमारा कोर बिजनेस ही प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा, इरिपेरेबली डैमेज, तो फिर उसके बाद पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्लीड करेगा। मे ब्लीक यहां पे लिखा हुआ है, बट लिखो यहां पे मे ब्लीड। पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या करेगा, ब्लीड करेगा। तो कोर बिजनेस ही अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा तो आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही ब्लीड करेगा। तो इससे बेटर है कैश फोरकास्ट करो, असेट देखो कौन से बेचे जा सकते हैं, डेट कौन से रीस्ट्रक्चर किए जा सकते हैं, प्रॉफिट कहां से लाया जा सकता है। ड्यूरिंग द टर्न अराउंड हम लोग के प्रोडक्ट मिक्स को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूं, 3 स्टोरी होती है टर्न अराउंड की। मैंने आपको किसकी सुनाई है, स्पाइस जेट की। मेरे पास एक और स्टोरी होती है टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने भी 2018 में क्या किया था, टर्न अराउंड किया था। 2018 से पहले टाटा की गाड़ियां की कोई खास डिमांड नहीं थी, एंड 2018 के बाद भाई क्या गाड़ियां आई है, एब्सोल्युटली उन्होंने अपने प्रोडक्ट मिक्स में क्या लाया है, बदलाव लाया है। पहले वाली जो गाड़ी थी वो थी पुरानी सी सफारी या फेल्ड नैनो, और अब वाली जो है नेक्सॉन हो गया, अल्ट्रॉज हो गया। जब आप उनके स्टोर में जाते हो तो क्या बोलते हैं पता है, सर ये हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है ओवरऑल कैटेगरी के अंदर, तो हम भाव तो कम नहीं करेंगे। मतलब फ्रॉम देयर जहां पे नेगोशिएशन करना पड़ जाता था कार बेचने के लिए, टू अ प्लेस जहां पे हम तो नेगोशिएट नहीं करते सर। तो उन्होंने मेजरली बदलाव किसमें लाया, अपने प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, कि कौन सी गाड़ियां बेचनी है। तो हम लोग टाटा मोटर्स के पर्सपेक्टिव से इस वर्ड को समझ सकते हैं। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है कौन सी गाड़ियां आप बेच रहे हो। कार विच शुड बी केप्ट एंड कार्स विच शुड बी एलिमिनेटेड। मॉडल्स कार के जो हम लोग को रखने चाहिए, एंड ऐसे मॉडल्स जो अपने को क्या कर देने चाहिए, एलिमिनेट कर देने चाहिए। कार विच शुड बी केप्ट एंड कार्स विच शुड बी एलिमिनेटेड। कुल मिलाकर कोर प्रोडक्ट को अगर आपने लंबे समय के लिए क्या किया, नेग्लेक्ट किया, तो उससे दिक्कत आ सकती है। तो आपको ज्यादा उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है। लिखा है ऑर्गेनाइजेशन में इवन विड्रॉ फ्रॉम सर्टेन मार्केट, हो सके तो कुछ मार्केट एग्जिट कर देना, जैसे फोर्ड ने किया था। फोर्ड ने कहां से एग्जिट मार लिया था, फ्रॉम इंडियन मार्केट। क्या आज हम लोग को फोर्ड की गाड़ियां दिखती है क्या, नहीं। ताकि ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी क्या हो जाए, लीन हो जाए, फैले हुए ना रहे, और मेन जगह पे ही फोकस करे टुवर्ड्स अ नीश। नीश का मतलब होता है टारगेटेड मार्केट, NICHE। नीश का मतलब है टारगेटेड मार्केट। जिस काम में आप अच्छे हो खाली उसी पे आप क्या करो, फोकस करो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना। बेसिक सेंस में रीस्ट्रक्चरिंग क्या हो गया, कोर प्रोडक्ट पे ध्यान दो, और जो प्रोडक्ट आपके नहीं बिक रहे उन्हें क्या कर दो, बंद कर दो। कोर प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस में जा सकती है, लॉसेस में जा सकती है। क्लियर है। अब अच्छे दिन आने वाले। स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 का नाम ही क्या है, रिटर्निंग टू द नॉर्मल। क्या लिखा हुआ है यहां पे, इन द फाइनल स्टेज ऑफ टर्न अराउंड प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बिगिन टू शो साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ROI एंड एनहांसिंग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। मतलब कुल मिलाकर हर जगह पे वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई वैल्यू किसके लिए ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर द कस्टमर, इकोनॉमिकली। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स, जैसे नए नए प्रोडक्ट केयरफुली ऐड कर रहे हैं, सोच समझ कर ऐड कर रहे हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर रहे हैं, दूसरे कंपनी के साथ अलायंस कर रहे हैं। अलायंस का मतलब क्या हो गया, पार्टनरशिप। अलायंस का मतलब क्या हो गया, पार्टनरशिप। बाकी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, और क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मार्केट शेयर को। स्पाइस जेट के परसेप्शन में बात करूं तो उन्होंने अपना फूड जो प्लेन में बिकता है वो किसी को आउटसोर्स कर दिया था कि तुम संभालो भाई, तुम अच्छे हो इसमें। आ रही है बात आपको समझ, तो उन्होंने पार्टनरशिप कर ली विद देम। क्लियर है ये वाली बात। तो ऐसे कितने स्टेप्स के एक्शन प्लान हो गए, 5। क्लियर है। सबसे पहली बात, इन 5 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप परफॉर्म हो रहा है उसको लेकर केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा।
तो सर किसको लेकर आ सकता है? तुम्हें खाली ये पहचानने को लेकर आ सकता है कि बताओ कौन सी रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है, और बी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ उस स्ट्रैटेजी में एक्शन प्लान क्या होगा। तो मुझे तो लगता है एक्शन प्लान वर्ड देख के आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, टर्न अराउंड की। क्योंकि ना डाइवेस्टमेंट में ऐसा कोई एक्शन प्लान है, और लिक्विडेशन में तो मुझे लगता ही नहीं है कि कोई एक्शन प्लान की बात आएगी। सो इट इज अ हिंट, कौन सा वर्ड, एक्शन प्लान, जो आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई विच स्ट्रैटेजी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। इतना क्लियर है सबको? अब तुम मुझे बताओ टर्न अराउंड कब देखे, जब दिन अच्छे चल रहे हैं, जब खराब चल रहे हैं? तो एग्जाम में एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कौन से ऐसे सिग्नल्स है जिन्हें देख के हमको समझ जाना चाहिए कि देयर इज अ नीड फॉर टर्न अराउंड, या एक कंपनी की हालात केस स्टडी में ऐसे बन के आ सकती है कि स्पाइस जेट नाम की एक कंपनी है जिसके कैश फ्लोस क्या चल रहे हैं, परसिस्टेंटली नेगेटिव। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है रे? कंटिन्यूअसली, दैट इज कंसिस्टेंटली नेगेटिव कैश फ्लोस। उनके प्रोडक्ट जो है वो कंपटीशन में खास नहीं बिक रहे, इंग्लिश में क्या बोला है, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और सर्विस। उनका मार्केट शेयर क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन। फिजिकल फैसिलिटी डिटोरिएशन, इसका मतलब है मशीनें खाली पड़ी है, डिटोरिएट हो रही है, आउटडेट हो रही है। मशीन्स आर गेटिंग आउटडेटेड, और यूटिलाइज भी नहीं हो रही है। मशीन्स आर गेटिंग आउटडेटेड, ओके। ऊपर से बेमतलब के स्टाफ हायर करके रखे, जो भी एम्प्लॉय आता है बहुत जल्दी क्या होता है, छोड़ के चला जाता है। हाई टर्नओवर का मतलब क्या हो गया, रिजाइन करना। बहुत ज्यादा लेवल पे रेजिग्नेशन चल रहा है, एंड उनका मोरल क्या है, डाउन है। एब्सोल्युटली वहां पे क्या चल रहा है, मिस मैनेजमेंट। सर आपने उस आदमी का नाम नहीं बताया कि जिसने ये सब किया था, उसका नाम क्या हो गया, संजीव कपूर। ये जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल मेरा तो मन था कि भाई मैं आपके क्लास में उसकी रीडिंग कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है अब ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, बिकॉज मैंने समरी उसकी आपके साथ डिस्कस कर ली है। क्या ये बात क्लियर है? बट देखो एक बहुत अच्छा, तुम लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि भाई ऐसे कोई करता है क्या बालम पिचकारी वाला, तो मैंने वो एक इकोनॉमिक टाइम्स का जो हेडलाइन है, ये अगर आप देखोगे कब का है, 2025 पे तो अपडेटेड लिखा है, अभी नहीं नाचा। ये कब है, इसमें डेट दी नहीं होगी मेरे हिसाब से, नहीं होगी, बहुत पहले का आर्टिकल है। वॉच वायरल वीडियो, स्पाइस जेट क्रू डांसेस टू बलम पिचकारी इन प्लेन आइल टू सेलिब्रेट होली। निट्जन, ये क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी है पंचायती वाले, डिवाइडेड। आ रही बात आपको समझ यहाँ पे? दे सेलिब्रेटेड होली विद द डांस टू बलम पिचकारी बिफोर टेक ऑफ, while many applauded the gesture, other questioned the airline's priorities, citing past service issues. The viral video has sparked a debate. कुल मिलाकर कोई भी काम के कारण आप क्या हो, लोगों में चर्चे में हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्लियर है? वो वीडियो मैं दिखाने वाला था, मैं शेयर कर दूंगा, मस्त देख लेना, 1.5 मिनट का है भाई, ठीक है ना? 2:30 के बाद आना दो, मैं मोबाइल में दिखाऊंगा, ठीक है ना? अच्छा राइट। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन यहां पे हो गया, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। आप इसको ऐसा ले सकते हो, हम कौन से मेजर्स ले सकते हैं वाइल डूइंग अ टर्न अराउंड, कौन से मेजर्स ले सकते हैं वाइल डूइंग अ टर्न अराउंड। पहला क्या लिखा हुआ है सर, किस में बदलाव कर सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट में। फिर उसके बाद इनिशियली हम लोग कैसे एक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं, क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन। जैसे अपन ने अपने आप को थोड़ा सा क्रेडिबल बनाने के लिए, मतलब लोगों की नजरों में अच्छा बनाने के लिए, एक स्लोगन लोगों में पॉपुलराइज करना स्टार्ट कर दिया था। क्या स्लोगन था, दिल से काम करेंगे, विद ऑल आवर हार्ट्स। वो एक क्रेडिबिलिटी एक्शन हो गया, विद ऑल आवर हार्ट्स। फिर उसके बाद बाहर से जो प्रेशर आ रहा है उसे क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। इट माइट बी ऑयल को लेकर प्रेशर हो सकता है, इट माइट बी कंपटीशन के मूव को लेकर कोई प्रेशर हो सकता है, उसे क्या करने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रलाइज। देन लिखा हुआ है कहां से पैसा जल्दी जुगाड़ा जा सकता है, वैसी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करेंगे, क्विक पे ऑफ एक्टिविटी, जो जल्दी पैसा लाकर दे, जो जल्दी पैसा लाकर दे, क्विक पे ऑफ एक्टिविटी जो जल्दी पैसा लाकर दे। फिर रेवेन्यू जनरेट करने पे फोकस कर सकते हैं, ऐसे असेट जो काम के नहीं है उसे हम लोग बेच दे सकते हैं। लिक्विडेशन का मतलब क्या हो गया, खाली असेट बेचने की बात हो रही है, ताकि हम लोग क्या जनरेट करें, कैश, और बहुत बेहतर वे में इंटरनली कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, ठीक है ना? तो सर
तीन क्वेश्चन हो गए। एक हो गया क्या क्या सिग्नल हो सकते हैं टू हिंट फॉर टर्न अराउंड, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान, और तीसरा क्या हो गया एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, मतलब क्या क्या स्टेप्स अगर आप ले रहे हो तो मेन मेन पॉइंट्स बता दो। ओके, 5 स्टेप्स आपको याद है क्या? पहला क्या था? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, साथ में पहला क्या था? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, दूसरा एनालाइजिंग द रूट कॉज, तीसरा इंप्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान, चौथा बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करना, और आखिरी हो गया रिटर्निंग टू द नॉर्मल। आई बात समझ? हिंदी में ही पढ़ना है अपने को, बट थोड़ा सा अपने को की वर्ड्स को इंश्योर करना है, फोकस में रखे। पहला प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया, दूसरा एक्शन प्लान बनाया जो एक बार के लिए काम आ सके, बट उससे ज्यादा जरूरी क्या हो गया इमरजेंसी पैसा कहां से लाए, दैट इज इमरजेंसी एक्शन प्लान। फिर चौथा हो गया रिस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस की प्रोडक्ट में कहां कहां चेंजेस ला सकते हैं, एंड फाइनली नॉर्मल को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, न्यू नॉर्मल। आई बात समझ यहाँ पे? फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कितने हमारे रिट्रेंचमेंट के टाइप है, 3, हमने कौन सा खत्म कर दिया, फर्स्ट। अब दूसरा कौन सा आता है, डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट में क्या लिखा है देखो, जब हम एक पोर्शन ऑफ द बिजनेस या एक पर्टिकुलर डिवीजन या हमारा कोई प्रॉफिट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर ऐसा बोल सकते हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो अब उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सेल और लिक्विडेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ बिजनेस या डिवीजन या प्रॉफिट सेंटर। मतलब आप समझ लो ये कब आप लोगे, जब आपने उस प्रोडक्ट का टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी कर लिया है और आपको वो क्या साबित हो गया, अनसक्सेसफुल। एग्जाम में एक केस स्टडी आती है कि एक कंपनी है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उन्होंने सब कुछ करके देख लिया है, अब कुछ हो नहीं रहा, तो बताओ उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? तो बच्चा बोलता है टर्न अराउंड। अरे करके देख लिया उसने, तो उसके बाद क्या आता है, डाइवेस्टमेंट। तो ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, वो मैं एक हिंट दे रहा हूं खाली, राइट? ओके, एंड सबसे एक्सट्रीम और सबसे अनअट्रैक्टिव क्या होता है, जब आपका लगता है कि बिजनेस का मर जाना इज वर्थ मोर देन अलाइव। तो उस टाइम पे आप बिजनेस को ही मार देते हो, मतलब पूरा धंधा क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, क्लोजिंग डाउन द फर्म। और ये हमारा क्या है, लास्ट रिसोर्ट है। इससे बहुत ज्यादा क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट हाथ से चली जाती है, मतलब लोगों की नौकरियां चली जाती है ड्यू टू टर्मिनेशन, दैट इज योर लिक्विडेशन, राइट? लिक्विडेशन में कंपनी क्या हो गई है, बंद हो गई है, ठीक है ना? ये क्लियर है एकदम अच्छे से? अच्छा, अब आओ एक बार डाइवेस्टमेंट पे। ओके, लिखा हुआ है व्हाट आर द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग डाइवेस्टमेंट। ये प्रोबेबल क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे सामने, क्या ऐसे कारण हो सकते हैं टू अडॉप्ट फॉर द डाइवेस्टमेंट? सर, जिस बिजनेस को हम बचाने की कोशिश किए ना सर, वो बिजनेस हमको लगता है इट इज मिसमैच। मतलब हम थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट हाथ अपना एफएमसीजी में डाल दिए, और अब लग रहा है वो संभल नहीं रहा है, क्योंकि पूरी कैटेगरी के अपने आप में एकदम अलग है। तो मन कर रहा है कि उसे क्या कर दे, हम बंद कर दे। तुम्हें पता है डाइवेस्टमेंट इज अ स्ट्रैटेजी जो एक कंपनी ने अडॉप्ट की थी, जिसका नाम था सिम्फनी, जो क्या बनाती थी, कूलर। 1990s में उनके कूलर बहुत बढ़िया चले। आंचल बकेरी करके एक उनका सीईओ है जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, बहुत सही चला था। बट क्या होता है, जब पैसा आता है ना, तो आदमी सोचता है कि कितना कूलर बेचता रहूंगा रे, कुछ नया करते। तो दे ट्राई टू एंटर इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, माइक्रोवेव बनाना स्टार्ट कर दिया, फ्रिज बनाना चालू कर दिया। तो उस केस में वो भटक गए थे, तो उससे कोर बिजनेस से फोकस जब हटका, तो इधर प्रॉफिट जो आ रहा था वो कहां पे यूज हो रहा था, जब बाकी जगह पे क्या हो रहे, लॉस हो रहे। तो उस केस में उन्होंने क्या सोचा कि भाई जो चल रहा था उसको चलने देते हैं, और उसको आगे लेके जाते हैं। एंड जो हम लोग ने बेमतलब के ऐसे हाथ डाल लिए थे ना, ये बिजनेस भी करूंगा, ये बिजनेस भी करूंगा, वहां से हाथ हम लोग निकाल लेते। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफन डाइवेस्टमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है अ बिजनेस हैज बीन अक्वायर्ड, प्रूव टू मिसमैच एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद इन द कंपनी। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है उस बिजनेस से, जिससे पूरे कंपनी के लिए क्या हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और कंपटीशन उसमें इतना है कि एज अ फर्म मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूं, और ये बहुत मेन कॉज है कि मैं वहां से क्या कर रहा हूं, डाइवेस्ट कर रहा हूं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बिजनेस टू डू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। कुल मिलाकर मैं एक तरीके से ऐसा मान लो कि भाई लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं इंडिगो की बात कर लेता हूँ। इंडिगो ने क्या कर लिया पता है, अभी बोइंग से ना सारी प्लेन्स खरीद ली, 300 प्लेन का ऑर्डर देकर उसने खरीद लिया। फिर क्या हुआ, 5 साल बाद अकाशा एयर आया सपोज,
और जब अकाशा एयर आया तो बोइंग में ऐसी टेक्नोलॉजी चल रही थी जो फ्यूल की कॉस्ट को सीधा 50% से डाउन कर दे। अब इंडिगो तो खरीद के बैठा हुआ है 5 साल पहले ही, और अकाशा एयर आया ही उस टाइम पे जब वो नई टेक्नोलॉजी आई। तो अब अकाशा ने कौन सा एयर लिया होगा, पुराना या नया? तो मतलब इंडिगो और अकाशा यहाँ पे जब उड़ रही है तो ये आधे फ्यूल के कॉस्ट पे उड़ा रहा है और ये पूरे पे। तो ये बोल रहा है सर ये क्या लेके बैठ गए हम लोग असेट, इसके सामने इतना बेहतर आ गया, और मेरा कंपटीशन का टाइमिंग तो देखो सर, वो ऐसे टाइम पे आ गया कि जहाँ पे उसको ये सब मिल गया। ऐसा किसके साथ हुआ था पता है? इंडिगो ने बाकियों के साथ किया था। 2006 में इंडिगो ने ऐसी प्लेन्स खरीद ली थी जो बाकी लोग देखकर ऐसे रिग्रेट कर रहे थे कि यार हम इस टाइम पे एंटर क्यों नहीं हुए, बिकॉज ये जब आया तब इसको मस्त मिल गया और हमारे पास पुराना सड़ा हुआ असेट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है वो पॉसिबल है नहीं सर बिजनेस को सरवाइव करने के लिए, तो प्रेफरेबल ऑप्शन क्या है, इस धंधे से निकल लेते हैं। एंड आखिरी, हमारे पास वो पैसों को यूज करने के लिए, कौन से पैसे जो बेच कर आएंगे, एक बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है जहां पे लगता है इधर से एग्जिट करते हैं और बढ़िया जगह पे जाते हैं। तो इसकी मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, तुम रीडिंग फॉर्म में ले लो। यहाँ पे हम लोग एक आर्टिकल पढ़ेंगे जो सर आपको आज क्लास में भेजेंगे, सिम्फनी। और फिर वो एज अ एग्जाम्पल आप रेफर कर सकते हो, राइट? सिम्फनी। मुझे स्पेलिंग नहीं पता भाई उसकी, यही है ना? तो यही बोलते सर यही है, ऐसा मेरे को क्या क्या अंदर, ठीक है, राइट? फीचर्स ऑफ डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लिखा हुआ है, द स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व डाइवेस्टिंग सम ऑफ द एक्टिविटीज इन अ गिवन बिजनेस ऑफ द फर्म और सेल आउट सम ऑफ द बिजनेस एज सच। बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का, कोई स्टिग्मा अटैच नहीं है, इसका मतलब नो बैड रेपुटेशन। आज डोमिनोज अपने एक आध प्रोडक्ट बंद करेगा तो आप बोलोगे क्या डोमिनोज चल नहीं रहा? अरे नहीं सर, दो बंद हुए तो दो नए लाएगा भी। वैसे ही टाटा मोटर्स ने दो गाड़ियां बंद की है तो दो नई आ जाएगी, डजेंट मैटर। और एचयूएल अगर एक आइसक्रीम का बिजनेस बंद किया है तो एचयूएल कंपनी खराब थोड़ी ना हो गई, उनका आइसक्रीम के अंदर नहीं चला, बाकी जगह पे तो वो मचा रहा है एकदम। तो इसलिए यहाँ पे देर इज नो स्टिग्मा अटैच, नो बैड रेपुटेशन। बैड रेपुटेशन कहाँ पे होती है? लिक्विडेशन। एब्सोल्युटली क्लियर है, राइट? अच्छा, फिर मेजर रीजन वापस से वही आ गया जो ऊपर अपन ने पढ़े थे। क्यों डाइवेस्ट करोगे सर? फॉर द सेम रीजन कि मैनेजमेंट को लगता है कि बिजनेस के अंदर अब जो है कंटिन्यूस लॉसेस होने वाले हैं, रहना सही नहीं है, और इसीलिए लगता है कि इट माइट बी वायबल, ये सही रहेगा कि हम कुछ एक्टिविटीज को क्या कर दे, डाइवेस्ट कर दे, जो भी अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी है उसको। अब बिजनेस दैट हैड बीन अक्वायर्ड प्रूव टू बी मिसमैच, ऊपर वाला पॉइंट आ गया वापस। नेगेटिव कैश फ्लो, ऊपर वाला पॉइंट। कंपटीशन उस एरिया में क्या है, सीवियर है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, मैं तो बोलता हूं यही तो सेम टू सेम है, तो आप इसको कट कर दो, ऊपर वाला रखो, काफी है, राइट? एंड लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बहुत सही लाइन है, इस टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी ओनली रेलेवेंट टू अ लॉस मेकिंग बिजनेस? द आंसर इज नो। एक आदमी जो 10,000 के प्रॉफिट्स कमा रहा था, 10,000 करोड़, आज अगर वो 2,000 करोड़ के प्रॉफिट्स पे आ गया है तो उसके लिए भी टर्न अराउंड उतना इंपॉर्टेंट है। इट इज लाइक एक टॉपर जो अपनी क्लास में फर्स्ट आता था, आज खाली मार्जिन पे पास हो रहा है, तो उसको भी कमबैक देना बहुत जरूरी है भाई। तो यहाँ पे भी सेम बात हो रही है कि लॉस में आना जरूरी नहीं है। देख रहे हैं एक आध जन के बीच में, राइट? उसको लॉस में आना जरूरी नहीं है, अगर आपके प्रॉफिट्स कम हुए हैं तो भी आपको वहां पे टर्न अराउंड करना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी इज रेलेवेंट व्हेन कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। पुअर परफॉर्मेंस का मतलब लॉसेस में आना नहीं होता है, हो सकता है जो ग्रोथ आपने एक्सपेक्ट की थी वो हो नहीं रही है, कोई फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, या टारगेटेड प्रॉफिट्स आपके मीट नहीं हो रहे हैं, राइट? सर लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ नहीं लिखा, भाई क्या लिखेंगे? जब आपने धंधा ही छोड़ दिया तो उसमें अब क्या बात है, करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ऐसा, तो इसलिए उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, खाली डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। तो इसे हम ये समझ सकते हैं कि केस स्टडी में लिक्विडेशन अगर आएगा तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा। क्यों सर? डिस्क्रिप्टिव में आ गया तो देयर इज नो सब क्वेश्चन टू आस्क। अरे बोलो। अब सबसे बेस्ट अपना जो प्रैक्टिस रहा है, एक बार अपन ने ये टॉपिक कवर कर लिया, पहली बात तो ये टॉपिक को एक नाम दे दिया इन्होंने, क्या बोला है? स्ट्रैटेजिक एग्जिट। इस बात को मार्क कर लो, स्ट्रैटेजिक एग्जिट। और ये तीन यहाँ पे डेफिनेशन है जो प्रोबेबल एमसीक्यू बन सकता है, बट हमें ये रट लेना अच्छे से। दीज आर द डेफिनेशन। फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी,
सेकेंड इज अ डेफिनेशन ऑफ डाइवेस्टमेंट, जिसको और एक नाम दिया हुआ है डाइवेस्टिचर, और तीसरा क्या हो गया, लिक्विडेशन। जब हम लोग अपने डिक्लाइन के प्रोसेस को रिवर्स करने के में लगे हुए, टर्न अराउंड। जब लॉस मेकिंग बिजनेस को कट ऑफ कर रहे हैं, डाइवेस्टमेंट। और जब कोई काम नहीं करता तो हम अपनी पूरी एक्टिविटीज ही बंद कर चुके हैं, इट इज लिक्विडेशन। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ओके। ये एग्जैक्ट आपको याद करना है। अब क्वेश्चन बैंक पे आओ, हम लोग ये देख लेते हैं इस टॉपिक पे कैसे सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। देखो कैटेगरी जैसे अपन ने लिखी हुई है, कौन सी है, रीट्रेंचमेंट की। सर आपको टॉपिक के बाजू में लिखा रहे हैं कि किस किस क्वेश्चन को आप एग्जाम टाइम में मेरे साइड से रेफर करके जाना, ओके। बाकी आप अपना खुद का लिख सकते हो, नो डाउट। पहला 26 लिखा हुआ है, XYZ इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी और वो सफर कर रही है फ्रॉम अ कंटिन्यूअस लॉसेस। हालात बुरे दिखे और जब स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस की बात आ रही है, मतलब चैप्टर नंबर 4 के कौन सी स्ट्रैटेजी की बात आ रही है, रीट्रेंचमेंट। लिखा हुआ है सर लॉसेस होके रखे हुए हैं और आपकी नेटवर्थ क्या हो रही है, इरोड हो रही है। इरोड हो रही है मतलब खत्म हो रहे हो आप। कौन सा स्ट्रैटेजिक ऑप्शन अवेलेबल है टू द मैनेजमेंट ऑफ सिक कंपनी, क्या सजेस्ट करोगे, कंपनी बंद कर दो या टर्न अराउंड करने की कोशिश करो। और फिर एक लास्ट में लिख के आ जाने का कि अगर टर्न अराउंड सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्रोडक्ट मल्टीपल है ना, तो कुछ जगह पे आप क्या कर सकते हो, डाइवेस्ट कर सकते हो, वो भी पॉसिबल नहीं है तो लिक्विडेशन। बट हम थीम देखते हैं ये तीनों सजेस्ट करते हैं कि नहीं। अगर आप आंसर पढ़ोगे तो पहले आपको क्या करना है, जो जो आपको हिंट्स दिख रहे हैं उसको पहले हाईलाइट करना है कि सर एक्यूमुलेटेड लॉसेस चल रहा है। फिर यहाँ पे ये मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी है तो इसको पहले तो एनालाइज करना चाहिए बहुत सारे प्रोडक्ट को, ताकि हम यहाँ पे देखें सब वायबल है कि नहीं, बचाने लायक है कि नहीं। कंपनी यहाँ पे पहले मेजर कैटेगरी बोला है, कौन से स्ट्रैटेजी पे जा सकता है, रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी ऐसी जगह पे होती है जब कंपनी हॉस्टाइल या एडवर्स सिचुएशन में है और कोई और स्ट्रैटेजी सुसाइडल होगी। रीट्रेंचमेंट इसलिए अडॉप्ट हो रही है बिकॉज लॉस चल रहे हैं, धंधा वायबल नहीं लग रहा है, और बेटर है कि हम लोग रिसोर्स को ठीक से रीअलोकेट करें फ्रॉम अनप्रॉफिटेबल बिजनेस टू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो जहां पे जनरली रिट्रेंचमेंट के बारे में बोल दिया और फिर यहां पे बताया है कि स्टेप्स आर टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और 3 तरीके की रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है। पहली कौन सी हो गई, टर्न अराउंड, दूसरी कौन सी हो गई, डाइवेस्टमेंट, और तीसरी कौन सी हो गई, लिक्विडेशन। लिखा हुआ है अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम लोग ट्रांसफर करें इनटू अ लीनर स्ट्रक्चर एंड फोकस ऑन द मीन टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन, तो हम लोग किस पे जाए, टर्न अराउंड। डाइवेस्टमेंट क्या होता है वो बता दिया, और यहां पे लिक्विडेशन क्या होता है वो बता दिया। मतलब तीनों ही आपने सजेस्ट कर दिया। लिक्विडेशन इज कंसिडर्ड एज अ लास्ट रिसोर्ट। हम क्या होते हैं पता है क्या, केस स्टडी के अंदर इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि ऑफन हम पूरी उस स्टोरी के रिवॉल्व अराउंड अपना आंसर घुमाने लगते हैं कि मेरे ओपिनियन में तो कंपनी को ये करना चाहिए, जबकि इंस्टीट्यूट बोलता है नहीं भाई, एक बार तूने हेड पॉइंट पहचान लिया ना, उसके बाद बुकिश लैंग्वेज पे आ जा कि उसमें थियरी क्या क्या लिखी हुई थी। तो आपको इंश्योर करना है कि सब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं रहना है। कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो एकदम सब्जेक्टिव है, वहां पे आपको थियरी बुक की मिलेगी नहीं, तब आप अपना ओपिनियन रखना। आ रही है बात आपको समझ, जैसे इसमें आदमी कैसे खो सकता है, मुझे तो लगता है कंपनी को ये वाला प्रोडक्ट बेच देना चाहिए जो प्रोडक्ट चलता है। अरे नहीं, पहले आप डिफाइन करके अच्छे से लिखो कंटेंट क्या है, फिर एक आध एडवाइस दे दी चलेगा। आई बात समझ, हाँ। यस, बहुत बढ़िया। उसने बोला सिंगल प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो एंड लॉसेस में जा रहा है तो देर आर ओनली 2 ऑप्शन अवेलेबल, टर्न अराउंड या लिक्विडेशन। टर्न अराउंड या लिक्विडेशन। क्लियर है ये वाली बात, पक्का डन। ये क्वेश्चन क्लियर एकदम। उसके बाद बहुत एकदम सिंपल है, व्हाट इज डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी व्हेन इट इज अडॉप्टेड। ये एग्जाम टाइम में आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, राइट। ये खाली आंसर एग्जैक्ट आपकी थियरी से बना हुआ है। हाँ बेटा, सॉरी क्या बोल रहे हैं। हाँ, एसबीयू क्या होता है, आप फुल फॉर्म यहां पे लिख दो, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। देखो चैप्टर नंबर 5 में आएगा व्हाट इज एसबीयू। अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, एसबीयू इज योर सीजीयू, ऐसा यूनिट जो स्ट्रैटेजिकली आपको बहुत अच्छा कैश लाकर दे रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
SB। बाकी मैं बहुत अच्छे से बोलूंगा, 3 पेज का डिस्कशन खाली किस पे होगा, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। मैंने क्या बोला, अभी जो मैंने आपको स्टोरी पढ़ाई है ना, उससे मैं कल्चरल चेंज का टॉपिक लिंक करने वाला हूं, उससे मैं चेंज कैसे लाया जाता है कंपनी के अंदर उसके स्टेप्स तक बनाने वाला हूं। तो आप समझ लो ये एक स्टोरी आपके 2-3 जगह पे मेरे को काम आ जाएगी, और ऐसे मल्टीपल स्टोरीज जो अभी बैकग्राउंड में मैं ले रहा हूं वो अलग अलग जगह पे मैं लिंक करता रहूंगा, तो इनको भी आपको थोड़ी याद रखनी है, राइट। ओके 27 जो है वो आप कट कर सकते हो। एक सिंपल सा यहां पे लिखा है, व्हाई अ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस, राइट। अब यहां पे देखो जो आंसर लिखा हुआ है थोड़ा सा कस्टमाइज लिखा हुआ है, तो एग्जाम टाइम में आप देख के जाओगे तो सही रहेगा, खाली रीड ओनली टाइप, ताकि इस थीम में आप लिख पाओ। ऐसी जगह पे आप एग्जैक्ट मैच नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, मेन किस थीम के अराउंड आपको क्वेश्चन लिखना है उस पर फोकस रखना बस, राइट। जैसे इसमें क्या थीम रखी है कि तुम लोग को टर्न अराउंड अगर आपने नहीं किया तो हालत खराब हो सकती है, ये सारे पॉइंट्स के अराउंड आपका क्वेश्चन बना हुआ है, जो खुद से लिखा जा सकता है बट पता होना चाहिए कि ये लिखना है, राइट। अच्छा यहां पे देखो 29th में क्वेश्चन किस नाम से पूछा है, सजेस्ट अ ग्रैंड स्ट्रैटेजी। कल सर ने बताया था कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो आप पढ़ रहे हो उनको और अलग 2 नाम से बुलाया जाता है, फर्स्ट ग्लूएक एंड जॉर्ज, दूसरा ग्रैंड स्ट्रैटेजी या डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। तो ये नाम याद रखो, नहीं तो तुमको पता ही नहीं रहेगा कहां से आया है क्वेश्चन, राइट। With the global economic recession, Soft Cloth Limited incurred significant losses in all the previous 5 years. Currently, they are into manufacturing the clothes made of cotton, silk, polyester, rayon, lycra और blends. Competition बहुत intense है क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और वो बहुत सस्ता हो जाता है, हम कैश क्रंच पे भी है और सैलरी दे नहीं पा रहे। सजेस्ट अ ग्रैंड स्ट्रैटेजी दैट कैन बी अडॉप्टेड। प्लीज आप उसे डाइवेस्टमेंट मत बोलना, लिक्विडेशन मत बोलना, आप उसे पहले क्या बोलोगे, टर्न अराउंड। क्या बोलोगे, टर्न अराउंड। देखो क्या लिखा हुआ है कि टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी हमने क्यों बोला, हम बताते हैं, क्योंकि जो सिग्नल्स होते हैं हम लोग को टर्न अराउंड के लिए लिख के आना, आपने टर्न अराउंड का आंसर क्यों दिया वो लिख कर आना, सर कौन से पॉइंटर्स लिख के आए, व्हाट आर द मेजर सिग्नल्स व्हिच हिंट टुवर्ड्स योर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। और वो बहुत बेसिकली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैश फ्लो नेगेटिव है, प्रॉफिटेबल है नहीं, मैनेजमेंट बड़ी क्या है, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, मैनेजमेंट आपकी बहुत ही मिस बिहेव कर रही है, एंड अलॉन्ग विद दैट फिजिकल फैसिलिटी, ये डिट्टो के डिट्टो वहां वाले पॉइंट्स हो गए। कंपनी कैन कंसिडर टू सब्सटैंशियली रिड्यूस द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी, पहले इतना फैले हुए थे, थोड़ा उसे क्या कर सकते हो आप, कम कर सकते हो। दिस इज डन थ्रू एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट प्रॉब्लम एरियाज, डायग्नोज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड द नेक्स्ट स्टेप्स आर टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सर ये तो एक्शन प्लान के पॉइंट है। अब सर हम एक्शन प्लान के खाली हेड पॉइंट लिख के आए या पूरा लिख के आए, वो उस बात पे निर्भर करेगा कि सवाल 3 नंबर का आया या 6 नंबर का आया। ये 6 नंबर का अगर आएगा तो तुम खुद को शर्म होगी कि यार मैंने लिखा ही क्या है, आधा पेज ही तो हुआ है, और बाय डिफॉल्ट फिर तुम्हारा मन करेगा कि हम लोग किसके बारे में लिख के आए, एक्शन प्लान के बारे में। तो ये छोटा अगर आंसर है तो इतना लिख के आएंगे काफी है, वरना आपको पूरा एक्शन प्लान लिख के आना है। आ रही है बात समझ, जहां चॉइस है ना, कम लिखूं या ज्यादा लिखूं, ऑलवेज गो फॉर ज्यादा, क्योंकि कम लिखने पे नंबर तो सीधे नहीं मिल रहे, ज्यादा लिखने पे क्या होगा, अगला अच्छा ही फील करेगा, रेलेवेंट, हाँ फेंकना नहीं है बस वो ज्यादा के चक्कर में। लिखा हुआ है देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। अगर हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे प्रोसेस को डिक्लाइन जो हुआ है उसको रिवर्स कर सकते हैं, टर्न अराउंड। अगर कुछ बिजनेसेस को कट करने की कोशिश कर रहे हैं, डाइवेस्टमेंट। और अगर इनमें से कुछ नहीं करके पूरी टोटली एक्टिविटीज को अबेंडन कर रहे हैं तो लिक्विडेशन। इफ यू सी, मैंने बोला था सिर्फ रिट्रेंचमेंट तक मत बने रहना, आप उसे बोलकर आना भाई अब भी नहीं हुआ तो फिर क्या है, ये है। और ये डेफिनेशन से जो ये लोग लिख रहे हैं, जो हमको लिख कर आनी है, दीज आर द थिंग जो हाईलाइट करनी है अपने को, एग्जैक्ट डेफिनेशन में यहाँ वहाँ नहीं हो सकता, ध्यान रखो आप, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट कौन सा, डेफिनेशन वाला, राइट। ओके 30th वाला क्वेश्चन देख लो। Arena manufacture computer that are of low in production cost, competitive pricing and quality, profits and market share declining। ये सब क्या दिए जा रहे हैं आपको, indicators। After SWOT analysis by assessing the strength and the weakness, they came up with the conclusion they cannot compete in the computer with the competition. The management direct to develop a quick strategic plan। बताओ कौन सा स्ट्रैटेजी अडॉप्ट हम करेंगे। हाँ यहीं पे अपने गलत हो रहे, देखो एक्चुअली तुम लोग ने क्या मैनेजमेंट वाली बात पे विश्वास कर लिया कि मैनेजमेंट ने क्या बोल दिया कि अपने तो नहीं कंपीट कर पाएंगे, बट अगली लाइन में एक होप है। होप क्या लिखी हुई है देखो,
द मैनेजमेंट डायरेक्ट द श्रीकांत टू डेवलप अ क्विक सुटेबल स्ट्रेटेजिक प्लान। डाइवेस्टमेंट में तो कोई बड़ा प्लान था ही नहीं, प्लान किस टॉपिक के अंदर था? दे आर आस्किंग फॉर द टर्न अराउंड। एज अ बच्चा मैं भी कंफ्यूज हो जाता, नो डाउट, कि सर इसके ऊपर वाली लाइन तो क्या लिखी है, वी कैन नॉट कम्पीट इन द कॉम्पिटिशन। तो इसीलिए तो आपने किसी आदमी को हायर करके बोला है कि तू प्लान बना, ताकि अभी भी कोई उम्मीद बची है क्या? एंड इसीलिए अगर आप देखोगे तो आपका पूरा का पूरा थीम ही क्या रखा हुआ है, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। आई बात समझ यहाँ पे? एंड ये एक्शन प्लान इन्होंने समरी में बताया है। अगेन 3 मार्क्स का है तो समरी, 6 मार्क्स का है तो प्रॉपर, या 5 मार्क्स का है तो प्रॉपर। कंटेंट एकदम हरा भरा दिखना चाहिए, दैट इज द केस। तो इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लो। मुझे लगता है एग्जाम में आप यहाँ पे उन माहौल में गलत जा सकते हो, राइट? इट वुड बी अ ह्यूज कॉस्ट फॉर अस। ये 30 वाले को इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, ये मेरे साइड से एडवाइस रहेगा, हम देख कर जाएंगे। और इस लाइन को आप फोकस में रखना, राइट? ओके, राइट। फिर उसके बाद भाई वही है, कंपोनेंट्स ऑफ द एक्शन प्लान। मैंने बोला ना, एक्शन प्लान दिखा मतलब टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। तो ये 31 आप एक बार घर के लिए लिख दो, होमवर्क। ये 32 हमें देख के जाना है, क्योंकि हमारे थियरी में डिफरेंसेस कवर्ड नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं थे, तो वहां नहीं मिलेंगे, वो यहां मिलेंगे। तो ये 32 वाला क्वेश्चन ऐसा है जो हम एग्जाम टाइम पे देख के जाएंगे। आ रही है बात आपको समझ, राइट? यहाँ पे पहले तो बताया हुआ है, डाइवेस्टमेंट का मतलब है सेलिंग और लिक्विडेटिंग अ पोर्शन ऑफ बिजनेस, और यहाँ पे क्या हो गया, क्लोजिंग डाउन अ फर्म। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजुअली इट इज अ पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन और रीस्ट्रक्चरिंग, जहां पे आप धंधे को यहां वहां करते हो। एंड ऑप्शन ऑफ टर्न अराउंड में इवन भी इग्नोर्ड अगर ऑब्वियस है कि डाइवेस्टमेंट इज ओनली द आंसर। लिक्विडेशन का मतलब है सीवियर कंडीशन आ चुका है, और टर्न अराउंड और डाइवेस्टमेंट अब सोल्यूशन नहीं है, हमने अटेम्प्ट कर दिया बट वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। पर्पस वी आर मेकिंग एफर्ट फॉर सर्वाइवल, यहाँ पे क्या लगता है, सर्वाइवल काम का नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, लास्ट रिसॉर्ट है। फिर यहाँ लिखा है सर्वाइवल हेल्प इन रिटेनिंग द पर्सोनल, बट इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, देयर इज अ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इधर आपके कम से कम कुछ जॉब्स तो बचेंगे, यहाँ पे सारे जॉब्स आपके हाथ से चले जाएंगे, राइट? डन। तो ये एक अपने को देख लेना है। फिर अगेन यहाँ पे 33rd है, हिंट्स दिखेंगे, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के नाम पे पूछा हुआ है, और यहीं लिखा है what corporate strategy should Shamli adopt for this company and what steps to be taken to implement the corporate strategy। क्या बोल सकते हैं अपने, क्या हो सकता है, टर्न अराउंड स्टेप्स दिए ही इसमें खाली, राइट? रीजन टू अडॉप्ट टर्न अराउंड, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। 35th वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, जनरल पब्लिक इज डिसर्निंग फ्रॉम बाइंग एसी यूनिट बेस्ड ऑन हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस रिगार्डिंग द emergence of contagious viral pandemic. Consequently, Nebula Private Limited, a manufacturer of evaporation coils used in the AC unit, has faced significant losses in WC due to sharp fall in demand. The company conducted financial assessment and developed a workable action plan based on the short term. देखो हो चुका है ऑलरेडी, कंपनी ने फाइनेंशियल असेसमेंट कर लिया है, एक एक्शन प्लान बना लिया है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स, बट फॉर इमीडिएट नीड्स उन्होंने इमरजेंसी प्लान बनाया। It includes selling scrap, asset liquidation, overhead cost reduction. Further, to avoid any such untoward event in the future, they plan to diversify into near business. कौन सी स्ट्रैटेजी ऑप्ट की है, इन्होंने पूछा है, टर्न अराउंड की। डाइवेस्टमेंट तो इसके बाद होता, कि अभी भी अगर हालत नहीं सुधरे तो आप क्या सजेस्ट करोगे, टर्न अराउंड। इधर क्या पूछा है, विच स्ट्रैटेजी हैज बीन ऑप्टेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्ट्रैटेजी विच इज अडॉप्टेड इज टर्न अराउंड, और एक्सप्लेनेशन में आपको ना एक्शन प्लान तो लिखकर आ ही जाना है। मैंने क्या बोला, इतने सारे क्वेश्चन में एक्शन प्लान आ रहा है, इट इज सो क्रूशल। तो लोग पूछते हैं सर ऐसे में इतना बड़ा है, आप बोलते हो सबके सब डिट्टो देके आना है, तो हम थोड़ी ना उतना कर सकते, ह्यूमनली पॉसिबल थोड़ी ना है। मैं बोलता हूँ जो मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक है, कम से कम वो तो तुम अच्छा रख सकते हो। अगर आपके पेपर में पहले 4 आंसर एकदम तरीके से आपने लिखे हो ना, तो बाकी सारे आंसर्स अपने आप तरीके में आ जाते हैं, एक परसेप्शन सेट हो जाता है कि बच्चा क्या लिखता है, अच्छा लिखता है, और उसके अकॉर्डिंगली बाद वाले क्या होते हैं, चेक होते हैं। और पहले वाले अगर आपने गलत लिख दिए तो ऑटोमेटिकली बाद वाले तुमने एकदम परफेक्ट भी लिखे रहेंगे ना, अगला क्या बोलेगा, कुछ तो कमी रही होगी, राइट? ठीक है ना। 36 यहाँ पे क्वेश्चन है,
X Private Limited has recently ventured into the business of co-working spaces when global pandemic struck. This resulted in business life becoming unprofitable and unviable. However, the other business are relatively less affected by the pandemic or as compared to recent co-working space. कौन सा स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे सजेस्ट करोगे भाई? एक ऐसा है, देखो हमारा पूरा बिजनेस लाइन ही क्या है, अनप्रॉफिटेबल है, अनवाइबल है। ओके, डेफिनेटली एक आदमी बोल सकता है कि सर इस बिजनेस में आपको क्या जाना चाहिए, टर्न अराउंड के लिए जाना चाहिए, बट इन्होंने सीधा क्या बोल दिया, इट इज एडवाइसेबल दैट डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी शुड बी अडॉप्टेड इन द गिवन सिचुएशन। अगर बिजनेस हम लोग का प्रॉफिटेबल नहीं है और अनवाइबल है ड्यू टू ग्लोबल, मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, धंधा क्यों खराब है वो बताया है, तो आप टर्न अराउंड कर नहीं सकते। मतलब यहां पे कोवर्किंग स्पेस की बात कहां पे अच्छी लगती है कि सर लोग आए और ऑफिस में काम करे, तो उसमें क्या हो रही है, एक बड़ी सी स्पेस बहुत सारी कंपनी आपस में शेयर कर रही है, उसे तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोवर्किंग। कि मैंने अगर ये पूरा जो क्लासरूम है उसमें से बोल दिया है 4 कैबिन्स बना दिए, पहला कैबिन नमन का हो गया, सेकंड हर्ष का हो गया, थर्ड यहाँ पे दृश्य का हो गया, फोर्थ यहाँ पे आयुष का हो गया, तो ये 4 कैबिन्स हो गए, तो ये कोवर्किंग स्पेस हो गया। मैं बोलता हूं कोरोना में अगर जनता बाहर निकल ही नहीं रही है काम करने के लिए, तो आप अब क्या ही टर्न अराउंड करोगे? एंड दैट इज द लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपको क्वेश्चन के अंदर रखनी है। नहीं तो एक आदमी यहां पे क्या लिख कर आ जाएगा, टर्न अराउंड करो, अरे क्या खींच के लाओगे क्या, चल तेरे को काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पे क्या सजेस्ट किया, सीधा डाइवेस्टमेंट, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कुछ कर सके। द बेस्ट ऑप्शन फॉर द कंपनी इज टू डाइवेस्ट द लॉस मेकिंग बिजनेस। रीट्रेंचमेंट इंटरनली एक्सटर्नली होता है। फिर डाइवेस्टमेंट आपके 3 इशू को सॉल्व करेगा। एक तो जो लॉसेस से कैश फ्लो परसिस्टेंटली आ रहे हैं वो थोड़े पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर ये लॉसेस आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो तो उसमें से थोड़ा बाहर आ जाओगे, प्लस बेटर जगह पे ये पैसा क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा सिमिलर ही है, थियरी का होता ही ऐसा कि बातें क्या लगे, सिमिलर, राइट? ओके, देन देयर इज 37th क्वेश्चन। ये एक बार सब घर से करके आएंगे, राइट? मुझे लगता है 38 नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या लिखोगे, एक्शन प्लान लिखोगे या कोई और टॉपिक? There are certain indicators or condition which point out that a turnaround is needed if company has to survive. वो जो कंडीशन में बहुत सारे थे ना, पॉइंट वाइज ये वाले, है ना? बट तुम यहाँ पे ध्यान रखो, ये 2 इन्वर्टेड कॉमा पूरे क्वेश्चन को थोड़ा खतरनाक बना देते हैं, क्योंकि पता होना चाहिए वो एग्जैक्टली आया कहाँ से है क्वेश्चन, राइट? बट ये हम नहीं पढ़ेंगे लास्ट मिनट पे तो भी चलेगा, आप इसे कट कर सकते हो, राइट? ओके, टर्न अराउंड पे भाई कितने और है? बस 3 और है, चलो। रेसर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स बाइसिकल्स। Until recently it has adopted a differentiation strategy. सर ये डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये भाई अपने कोई और चैप्टर में पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं। डिफरेंशिएशन का मतलब है हमारे प्रोडक्ट के अंदर हम कुछ हटके कर रहे हैं जो कंपटीशन नहीं कर रहा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, कुछ डिफरेंशिएट करना। सिंपल सी बात है ना, रिलायंस आज कोई नए धंधे में घुस रहा है तो उसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम वहां पे ऐसी कॉस्ट पे ऑपरेट करते हैं जहां पे इंडस्ट्री में कोई भी नहीं कर रहा, जिससे हमारी कॉस्ट क्या लग रही है, बहुत कम लग रही है, और इसीलिए कस्टमर को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट या लो प्राइस में पैसा चार्ज कर पा रहे हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। क्या बोलते हैं? जैसे इंडिगो ने एयरलाइन में कुछ डिफरेंशिएशन नहीं किया है, इंडिगो ने एयरलाइन में क्या करके रखा है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, सर कुछ अलग नहीं देना। बट अगर हम लोग एमिरेट्स की बात करें तो उन्होंने क्या किया हुआ है, डिफरेंशिएशन। दे डोंट केयर अबाउट द कॉस्ट, ऑल दे केयर अबाउट इज कि क्या डिफरेंट हम कर सकते हैं एक्सपीरियंस के मामले में। आई बात समझ? तो इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है रिसेंटली हम लोग ने डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया, ऑफरिंग हाई क्वालिटी बाइसिकल्स विद रेसर्स लिमिटेड at a high profit margin. In recent years we have entered into a period of decline due to market becoming flooded with the cheaper high quality bicycles from abroad where labor costs are lower. Racer Limited has therefore decided to adjust its strategy and adopted a focus approach targeting its bicycles towards professional athletes. पहले सबके लिए बना रहे थे, अब खाली किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए बना रहे हैं। This will allow racers to continue earning high margin through size of potential market will likely fall. मतलब तुम्हारा मार्केट जो आप जिसको सर्व कर रहे थे वो कम हो गया, बट एटलीस्ट अब प्रॉफिटेबल तो हो आप।
तो मुझे बताओ कौन सा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नीड ऑफ अडॉप्टिंग दिस स्ट्रैटेजी टू मैनेज द डिक्लाइन। क्या किया इन्होंने बताओ, डाइवेस्टमेंट किया है, टर्न अराउंड किया है? बोलो तुम्हारा कंक्लूजन क्या है? टर्न अराउंड। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, साइकिल बनानी बंद कर दी क्या? नहीं ना। तो तुमको पता है टर्न अराउंड में एक फोर्थ पॉइंट आया था, क्या पॉइंट था एक्शन प्लान का पता है? रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस में आपने क्या पढ़ा था? अगर मैं 10 प्रोडक्ट्स बना रहा हूं, 10 कार बना रहा हूं, और उसमें से 2 कार अगर मैं बनानी बंद कर दूं, तो मतलब मैं धंधा थोड़ी ना बंद किया हूं, मेरा बिजनेस थोड़ी ना वो वाला बंद हुआ है। इट इज लाइक हमारी जो टाटा मोटर्स है वो बोलती है सर देखो 3 सेगमेंट होते हैं, एक हैचबैक हो गया, एक एसयूवी हो गया, एक सिडान हो गया। सर हम सिडान में अच्छे नहीं है, जाने देते हैं, वो बनाते ही नहीं है, हम खाली किस पे फोकस करेंगे, हैचबैक और एसयूवी पे। तो आप बोलोगे टाटा कार के बिजनेस से एग्जिट हो गया या उसने अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया है? बट वो सिडान वाली ऑडियंस का क्या, अरे नहीं फर्क पड़ता हम लोग को, नहीं अच्छा बना पा रहे, बात खत्म। आ रही है बात आपको समझ? तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, साइकिल बनाना हम बंद नहीं कर रहे, साइकिल किसके लिए बनाना है वो बहुत एकदम स्पेसिफिक कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हम नहीं बना रहे। तो मतलब ये बिजनेस बंद करना नहीं हो गया, ये क्या हो गया, रीस्ट्रक्चर करना हो गया बिजनेस। आ रही है बात आपको समझ? सर बंद करना कब होता, जब सबके लिए मैं साइकिल बनाना क्या कर देता, बंद कर देता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसीलिए आप यहाँ पे लिख दो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के अंदर ये हम लोग का स्टेप नंबर 4 है, restructuring the business, restructuring the business, right? और फिर उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है दिस इन्वॉल्व रेसर्स लिमिटेड रीपोजिशनिंग। ये वर्ड रीस्ट्रक्चरिंग का ना एक सिनोनिम सा हो गया। रीपोजिशन करना मतलब क्या हो गया पता है? पहले मैं हर टाइप के कस्टमर को सर्व कर रहा था, अब मैं बहुत स्पेसिफिक हो गया, दिस इज माय ऑडियंस जिसको मैं क्या करूंगा, सर्व करूंगा। तो मैंने अपने आप को लोग किस तरीके से देखे वो एकदम स्पेसिफिक कर दिया। पहले हम किसी के लिए नहीं जाने जाते थे, अब हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए जाने जाते हैं। जैसे कोई भी और कार की बात करो तो शायद हम अच्छे नहीं होंगे, लेकिन एसयूवी में हम लोग का कोई मुकाबला नहीं है, तो एक ऑडियंस स्पेसिफिक हम बन चुके हैं कि एसयूवी लेनी है तो किसकी लेनी है, हमारी लेनी है। आई बात समझ? तो इसको क्या करना, ब्रांड को रीपोजिशन करना कि वी आर फॉर दिस। तो यहां पे लिखा हुआ है इन मार्केट इन एन अटेम्प्ट टू वंस अगेन गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिशन। फिर वापस से बताया हुआ है कि टर्न अराउंड इज नीडेड व्हेन एंटरप्राइज परफॉर्मेंस डिक्रीजेस टू अ पॉइंट जहां पे रेडिकल चेंज लाना पड़ेगा, या तो स्ट्रक्चर में या फिर कल्चर में। एंड उसके बाद बताया हुआ है कि इट इज हाईली टारगेटेड एफर्ट टू रिटर्न एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रॉफिटेबिलिटी। इट इज यूज्ड व्हेन बोथ थ्रेट एंड वीकनेस एडवर्सली इफेक्ट टू द हेल्थ। ओवरऑल हमारा गोल क्या होगा, अंडर परफॉर्मिंग या डिस्ट्रेस्ड कंपनी को नॉर्मल सी में लाना, मतलब प्रॉफिट में लाना, सॉल्वेंसी में लाना, पैसे थोड़े से आए। ये लिक्विडिटी का मतलब बंद करना नहीं हो गया, लिक्विडिटी का मतलब हेल्दी कैश, हाथ में पैसा पड़ा हुआ है टू पे ऑफ ऑल योर एक्सपेंसेस। और इसीलिए ये सब अपन ने किया। तो इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव आंसर, आप अब थोड़ा अपना मसाला यहाँ पे मिला सकते हो। ओके क्लियर है ये वाली बात? देन देयर इज अ क्वेश्चन 41। A company started its operation in 2015 with the product, क्या नाम है प्रोडक्ट का, अल्फा। In early 2021 with the intent to have better presence in a market, the company diversified by acquiring a company with the product beta. After some time it was observed that product beta is not faring well. Aggressive competition was there in the market for a product. It was also revealed that वो उसका नाम ऋषि है क्या? नमन तेरे बाजू में जो बैठा है वो ऋषि नाम है ना उसका? रुचित नाम है, रुचित काबरा। परफेक्ट राइट। देखो इंटर में मैंने एक गलती की थी और मुझे एक आध जन ऐसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट हिम बट टू ऑल, कि ऑफन जब कोई टॉपिक हमें हल्का सा इजी लगने लगता है तो हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ पे अपने इतना ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, तो लेट्स डाइवर्ट आर कॉन्सेंट्रेशन। सर जो बोल रहे हैं वो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ वहाँ बातचीत भी कर रहे हैं अपने। तो ऐसा मैंने भी किया था। ओके कोई दोस्त जब बोलता था तो हम ऐसे ही क्या यार आ गया ठीक है अभी कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बट वो कर लेंगे इतना पाइलअप हो गया ना कि घर पे तो चारों सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने हैं। यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आपने अभी जो चीज इग्नोर की है कर लेंगे के नाम पे वो आप कर पा रहे हो। आ रही है बात आपको समझ यहाँ पे राइट? और फिर
जिस कंसंट्रेशन के साथ अभी आप किसी चीज को कर पाओगे ना, वो बाद में घर पे होती भी नहीं है, क्योंकि वो जो बचे हुए टॉपिक्स होते हैं ना, वो जल्दबाजी में ही खत्म होते हैं। अगर आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई टॉपिक इजी लग रहा है, तो एक अच्छा समझदार स्टूडेंट उसको उसी वक्त याद करने की कोशिश करेगा कि ठीक है, हर कुछ सुनना इतना ज़रूरी नहीं होगा मेरे लिए, तो मैं अभी याद कर लेता हूँ, क्योंकि क्लास एकदम साइलेंट है, सर बोल रहे हैं, बाजू वाले को चुप किया और उसको मैं याद करने लग गया। क्योंकि अभी सबसे क्रूशियल इंटर में आपका जो रिसोर्स आपके हाथ में, जो आपको सबसे सही से बचाना, इट इज़ योर टाइम, जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो। और वो जहां जहां बचा सको बचाने की कोशिश करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो इससे आप, हो सकता है कि कुछ जन ऐसे होंगे जो बाद में घर पे बहुत ज्यादा मेहनत करके उसको कवर अप कर लेते होंगे, बट मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त उसके चक्कर में खराब हो रहा है। अगर वो उतना केपेबल नहीं है, तो इंश्योर करो कि आप उसे खराब नहीं कर रहे हो। और हमें लगता है कि यार मैं बोल ही लूंगा तो उसमें से आसपास वाले को क्या ही डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई डिस्टर्ब होता है, बट आपका दोस्त आपको बोलता नहीं होगा बिकॉज अच्छा नहीं लगता बोलना। तो मुझे लगता है कुछ जगह पे आपको साइलेंटली समझ जाना चाहिए कि यार मैं चुप रहता हूँ, ये क्लासरूम जो है वो पढ़ने वाला इन्वायरमेंट है, तो पढ़ने देते हैं आराम से। और हम नहीं पढ़ रहे, तो मेरे लिए बहुत अच्छा क्या होगा, हेड डाउन कर लो। मैं, ऐसा फैकल्टी है कि अगर आपने हेड डाउन करके रखा हुआ है ना, मेरे को चलेगा, कम से कम आसपास वाला खराब नहीं हो रहा है। बट मेरे को चपर चपर बिल्कुल नहीं चलेगा, ये वाली बात समझो। तुम अगर क्लास के बीच में भी ऐसे जा रहे हो ना, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा। कोई आके पूछते सर मेरे कॉलेज का एग्जाम है, इसके बाद जाऊँ क्या, मैं बोला हाँ भाई कवर कर लेना। आई नेवर आस्क। मेरे को लगता है कि भाई वो तुमको ऐसा कैरेक्टर बनाना पड़ेगा कि मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ, तुम मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो, और मैं पीछे पढ़ नहीं सकता। बट तुम दूसरे को खराब कर रहे हो और वो जेन्युइनली पढ़ना चाहता है, तो मुझे लग रहा है कि उसके हक पे मुझे बोलना चाहिए था, और मैंने बोला नहीं। तो अभी तो मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, अगली बार इतने प्यार से नहीं होगा। एंड इंश्योर करो कि भाई मेरा वो जो दूसरा वाला प्यार है वो आप पे ना आए, वरना फिर तुम भले ही कितना बुरा भला बोलो, मुझे लगता है आसपास वाले का भला हो जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है सबको, राइट? तो ऐसे प्लीज बीच में जो है वो डिस्टर्ब नहीं करो। ये खाली एक वे हो गया। इसने तो क्या किया, थोड़ा सा मेरे को वो स्टोरी पे आने की बात कर दी, ऐसे नहीं तो रैंडम वैसे अचानक से स्ट्रैटेजिक रिट्रेंचमेंट, अरे एक बात बता रहा हूँ मैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो ये तो माध्यम हो गया। पर मुझे लग रहा है कि इसे बीच बीच में कोई एकाध जन कर रहे, तो मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ ऐसा। ही इज़ नॉट द पर्सन जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग फॉर एवरीबडी यार, कि अपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छा रिजल्ट निकालते हैं, चुपचाप सुमड़ी में फाइनल में जाते हैं, मस्त मचाते हैं, और फिर उसके बाद तुमको जो करना है करो, पैसे भी रहेंगे करने के लिए। उसके बीच में अपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, बेटर है। After some time, it was observed that product beta is not faring well. Aggressive competition was there in the market for a product. It was also revealed that though the customer are not price sensitive, but product was not keeping pace with the fast changing unique features as expected by the customer. Company has tried out one of the treatment strategy. तुम समझ लो कौन सा ट्राई किया रहेगा अपन ने, टर्न अराउंड, by putting the efforts to improve its internal efficiency, but उसे result नहीं मिले. In this situation, companies of the view that to remain and grow in a product alpha and to decouple with the product beta from its portfolio, कौन सा retrenchment strategy अब उसे adopt करना चाहिए? ऑल्सो डेलिनिएट का मतलब है गिव द रीजन। अब वो लोग बोले गिव का कुछ और वर्ड पूछेंगे, बच्चा उस टाइम सोचता रहे। यही डेलिनेट का मतलब है गिव द रीजन वाई अ कंपनी शुड अडॉप्ट सच स्ट्रैटेजी। हमने पढ़ा था रीजन फॉर डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ये एग्जैक्ट यहाँ पे पॉइंटर्स आपको लिख लेने हैं कि टर्न अराउंड सक्सेसफुल नहीं हुआ, धंधा आपके लिए क्या साबित हो रहा है, मिस मैच, कैश फ्लो कैसा चल रहा है, नेगेटिव, कंपटीशन बहुत सीवियर है, टेक्नोलॉजी खराब चल रही है अपने हाथ में, और बेटर ऑल्टरनेटिव है यहाँ से पैसा निकाले और कहीं और डाले। ऑल गुड, राइट? एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये redefinition of the business is involved in both expansion and retrenchment. However, method involved in their execution is completely different. Explain. Important question. ऐसे क्वेश्चन जो एब्सोल्युटली थियोरी के बेसिस पे सॉल्व नहीं किए जा सकते, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बात खत्म। क्योंकि वो मुझे एग्जाम के एक दिन पहले थोड़ा आइडिया दे देंगे कि यार किसके अराउंड मेरे को लिखना है इस टॉपिक में। खाली वो आइडिया लेना है, रट्टा तो मारने बोल ही नहीं रहा हूँ। मतलब आप सबसे बेस्ट क्या क्या करो, इसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको ऐसे समराइज कर लिया करो, इस टॉपिक में ये 2-3 पॉइंट्स के रिवॉल्व अराउंड मुझे बातें लिखनी है, वरना हर क्वेश्चन की थियरी कैसे याद हो सकती है। तो जैसे इसमें मेरे को दिख रहा है एक्सपांशन स्ट्रैटेजी, ये एक्सपांशन स्ट्रैटेजी इज ग्रोथ जो हमारी पढ़नी बाकी है। तो मतलब वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड रिट्रेंचमेंट। ग्रोथ में आप बिजनेस को रीडिफाइन करते हो, मतलब नए बिजनेस में एंटर होने की कोशिश करते हो। रीडिफाइन करना मतलब नए बिजनेस के अंदर एंटर होना।
by adding the scope of the business, substantially increasing the efforts of our current business. On the other hand, retrenchment में हम लोग रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस कैसे करते हैं, नई जगह पे एंटर होके नहीं, उल्टा एक मेजर प्रोडक्ट लाइन के अंदर क्या करके, डाइवेस्ट करके। एक्सपांशन क्या हो गया हम लोग का, समझा ना, एक जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दूसरी जगह पे आप डाइवेस्ट कर रहे हो। फिर लिखा है एक्सपांशन इज प्रॉमिसिंग एंड पॉपुलर स्ट्रैटेजी, जिसमें डायनामिज्म चाहिए, विगरनेस चाहिए, प्रॉमिस चाहिए, सक्सेस चाहिए। रीट्रेंचमेंट के अंदर जो है हमको इंश्योर करना है कि हमारी जो हॉस्टाइल और एडवर्स सिचुएशन है उससे हम लोग जल्द से जल्द क्या करें, कोप अप करें। और मुझे लगता है कोई और स्ट्रैटेजी अभी हाथ में लेना क्या होगा हम लोग के लिए, सुसाइडल होगा। एक्सपांशन में टेक द एंटरप्राइज along relatively unknown and risky path full of promises and pitfall। आज अगर मैं एक्सपांड कर रहा हूं तो दोनों ही ऑप्शन है भाई, ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। रीट्रेंचमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, रीग्रुपिंग और रीकोपिंग विद द रिसोर्सेज। कुल मिलाकर रिसोर्सेज को आप यहाँ वहाँ कर रहे हो ताकि अपने वापस से वाइबल बन सके। आई बात समझ, तो ये पढ़ के जाना है अपने को। तो अभी मैं अगर इतने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया हूँ, इसमें अगर मैं बोलूँ कि भाई एज अ स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिंग है, तुमसे इतने मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, सर ने दिए इसलिए ताकि एक आइडिया मिल जाए। बाकी काम के जो मुझे लगे मैं मेरे साइड से मार्क करवा रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हो। 42 मैं देख के जाऊंगा, 42 मैं देख के जाऊंगा, राइट। 41 में भी मुझे ऐसा लगता है कि हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उतना लास्ट मोमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आई नो एफएम और एसएम आपको दोनों 1.5 दिन में रिवाइज करना है, तो एफएम आपका टाइम काफ़ी खाएगा, तो उसमें एसएम में अगर आप क्वेश्चन में टाइम दोगे तो नहीं चलेगा, याद भी तो करना है अपने को। तो मैं वो दिन की बात कर रहा हूँ, राइट। 41 मुझे लगता है फिर भी अपने डुएबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पे, राइट। 40 इज अ क्वेश्चन जो हमें देख के जाना चाहिए, हम लोग यहाँ पे प्रोबेबली रॉन्ग हो सकते हैं, राइट। 39 तो मैंने बोल ही दिया है कि आप इसे कट कर सकते हो, राइट। 33 भी आप, 38 भी, सॉरी 38 भी आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। 37 इजी है, तुम्हें लगता है तुम नहीं पहचान पाए थे तो इंपॉर्टेंट है, पहचान लिए तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब इसमें क्या हो गए थे, गलत हो गए थे। हम ये समझ नहीं पाए थे कि पैंडेमिक में कोई भी ऑफिस में नहीं आएगा, टर्न अराउंड आप यहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, राइट। 35 की अगर हम बात करें तो ये एक्शन प्लान अगर वर्ड आपको दिया है तो आप पहचान लोगे, मैं इसे लास्ट मोमेंट के लिए नहीं रख रहा हूँ, एक दिन वाले बात के लिए, राइट। 34 भी मैं लास्ट मोमेंट के लिए नहीं रख रहा हूँ, ओके। अगेन स्टेप्स दिए है तुम पहचान लोगे। 32 हम लास्ट मोमेंट के लिए रख रहे हैं बिकॉज न्यू टाइम, न्यू काइंड ऑफ थियोरी है, राइट। एक्शन प्लान वाले मैं नहीं रख रहा हूं, तुम कर लोगे ऐसा, की वर्ड ही यहाँ पे एक्शन प्लान हो गया। और कोई काम का और एक थीम कि मुझे तीनों ही यहाँ पे लिख कर आने हैं, अगर ऐसी बात आए वो बात समझने के लिए 26 इनमें से याद किसी का कंटेंट करना है, किसी का नहीं करना है, वो ध्यान में रखना है। जो यूनिक कंटेंट है जैसे डिफरेंस बिटवीन डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन, वो याद करना पड़ेगा। टर्न एक्सपांशन एंड रीट्रेंचमेंट हो गया, या डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन भी है ही भाई, वो आपको याद करना पड़ेगा। बट कुछ जो कोर थियरी से याद हो जाएगा वो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर है सबको? एक दिन की क्लास होती है विद रिगार्ड्स टू रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी अपनी लगी है। अब 2 क्लास अपने को एब्सोल्युटली किस पे लगने वाली है, ग्रोथ पे। और उसके बाद अपने को क्या पढ़ना है, सर बहुत स्ट्रैटेजीज पढ़ ली हम लोग ने, अब कोई हमको बताए तो सही कि इनमें से कौन सी हम लोग को अडॉप्ट करनी चाहिए। आज क्लाइंट आके हमको बोल दिया कि भाई मैं क्या करूं, तो एक फ्रेमवर्क तो होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि चैप्टर को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। पहला पार्ट था जो आपको चॉइसेस बताएगा, ऑप्शंस बताएगा, बट किस मैट्रिक्स के बेसिस पे हम लोग चूज करें वो हम लोग को कौन सा पार्ट बताएगा, सेकंड पार्ट। और तुम लोग को मैंने 4 मैट्रिक्स बताए थे जो हम लोग को पढ़ना है, एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है बीसीजी मैट्रिक्स। तुमको पता है ये मैट्रिक्स वाला जो वर्ड है ये बहुत जगह पे आने वाला है, तो इसका मैं मतलब समझा रहा हूं ताकि आपको दिमाग में बहुत क्लियर हो। मैट्रिक्स का मतलब है कि आप डिसीजंस ले सको ऑन द बेसिस ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जहां पे एक जगह पे कोई एक पॉइंट आप पिक करो और दूसरी जगह पे आप कोई दूसरा पॉइंट पिक करो, और अगर इसमें बात फॉल होती है तो ये बिजनेस जो है ऐसा करना चाहिए, इसमें बात फॉल होती है तो ये बिजनेस ऐसा करना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। आ रही है बात आपको समझ? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे मैट्रिक ले लिया कि हमारे जिन बिजनेस की बात हो रही है वो सारे बिजनेस के मार्केट शेयर कैसे है, मतलब हम मार्केट में कैसा चल रहे,
फिर एक मैट्रिक्स ले लिया कि वो ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जब मैं इनके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, तुम लोग ने वो पढ़ा होगा ना कि जैसे एक आइजनआर मैट्रिक्स होता है, वो भी तो मैट्रिक्स ही है। उसमें क्या होता है, काम अर्जेंट है और आपका करना जरूरी है क्या। अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी करो। अर्जेंट है लेकिन आप उसे नहीं करोगे तो भी चलेगा, डेलीगेट कर दो। तो ये भी तो हो गया ना, सिर्फ दो मुद्दों के बेसिस पे आपने क्या कर लिया, डिसीजन मेकिंग की बाय प्रिपेयरिंग दिस टेबल। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स आएंगे। इसी चैप्टर में हम लोग 4 मैट्रिक्स पढ़ लेंगे, बीसीजी, जी, जी इज जनरल इलेक्ट्रिक, ये भी एक कंपनी हो गई। देन देर इज अ कंपनी एडीएल मैट्रिक्स, ऑर्थर डी लिटल इज अ पर्सन हु हैव गिवन दिस मैट्रिक्स। और एक आखिरी कौन सा हो गया, एनसॉफ, एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट। हम कल जो पढ़ेंगे उसमें से एक मैट्रिक्स पिक्चर में आ जाएगा विच इज एनसॉफ। कौन सा, ठीक है आज के लिए इतना ही। चलो एक बार घर पे हाथों हाथ ये बातों को आप क्या करोगे, पढ़ते जाओगे, दैट इज योर टास्क। चलिए जाओ। मत बोल, क्या बोल रहा था बता। हाँ, अच्छा 240 तक था। नहीं, मेरे को 230 दिमाग में रहता है भाई। मैं एक टेडेक्स का टॉक लगा दूं फिर। नहीं नहीं, टेडेक्स का जो मैंने टॉप 15 मिनट का जिसके बेसिस पे ये देखा था, राइट, वो एक मैं लगा देता हूँ आपके लिए। तो अपना वो लेक्चर, खाना पीना भी हो जाएगा और देखना भी हो जाएगा। भाई शिवम भैया, ब्लूटूथ चालू करो ना।